नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोगों को अपने YouTube चैनल रितेश ऑनलाइन क्लासेस पर स्वागत है। आज मैं आप लोग को एडिटोरिया बुक का टेस्ट संख्या 9 करवाने जा रहा हूं। तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किस बाद में उच्चतम न्यायालय में यह व्यवस्था दी गई है कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। तो केशवानंद भारतीवाद में दिया गया है। यह केस 1973 में हुआ था। किस बाद में उच्चतम न्यायालय में यह व्यवस्था दी गई कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। तो केशवानंद भारतीवाद में दिया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है। तो राज्य मन्नार समिति ये राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है, लेकिन राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित धार आयोग है, जेबीपी समिति है। जेबीपी का मतलब होता है जवाहर लाल वल्लभ भाई पिटा कुछ हैं जेबीपी, आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि कौन कौन है। और ये फजल अली आयोग ये भी राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित हैं। भारतीय संविधान के किस आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया गया है। तो ये किया गया है भाषाई एवं धार्मिक आधार पर। भाषाई एवं धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया गया है भारतीय संविधान में। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में निम्न में से कौन नहीं शामिल है। तो इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, अनुच्छेद 54 क्या कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के मनोनीत सदस्य तथा राज्य विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में निम्न में से कौन शामिल नहीं होता। तो विधान परिषद का सदस्य शामिल नहीं होगा। लोकसभा का निर्वाचित सदस्य होगा, राज्यसभा का मनोनीत नहीं, राज्यसभा का निर्वाचित होगा। तो दो ऑप्शन गलत हो गया, दो ऑप्शन सही। तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा ई। कि संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर विधि के अधिकार बना दिया गया था। तो 44वां संशोधन से ही संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर विधि का अधिकार बना दिया गया था। दोस्तों, यह संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। चलिए, विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन है ये पहचानने कह रहा है। तो ये कौन हो जाएंगे। विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। राज्य विधायिका उच्च सदन का होता है, ये बिल्कुल सही है। सदस्य हेतु न्यूनतम 25 वर्ष होता है, एक्चुअली यहाँ पे 30 वर्ष होना चाहिए। बजट पर चर्चा पर अनुदानों पर मांगों पर मतदान कर सकती है। विधान परिषद बजट पर चर्चा और अनुदान मांगों पर मतदान कर सकती है। सेकंड लास्ट में, राष्ट्रपति के चुनाव में इसका सदस्य भाग नहीं लेते हैं, ये बिल्कुल ही सही है। तो जो गलत कथन है वो ये है। चलिए अगला सवाल। बी और सी इसका दोस्तों गलत हो जाता है, आपको पता है ना। बी और सी गलत है कि बजट पर चर्चा का मतदान नहीं कर सकती है, मतदान भी नहीं कर सकती है, और इसका कितना होता है 30 वर्ष होता है। तो ये दोनों गलत हो जाएगा, इसलिए कथन ई ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं अगला सवाल। कह रहा कि संविधान के कार्य प्रणाली की समीक्षा के लिए 11 सदस्यीय आयोग के गठन के वर्ष और अध्यक्ष के सुमेलित युग में क्या है। तो सुमेलित युग में है दोस्तों वर्ष 2000 में न्यायमूर्ति एन वेंकटचलैया। संविधान के कार्य प्रणाली की समीक्षा के लिए 11 सदस्यीय आयोग का गठन के वर्ष और अध्यक्ष के सुमेलित युग में हैं वर्ष 2000 में न्यायमूर्ति एम एन वेंकटचलैया। अगला सवाल, किसी राज्य में अधिकतम कितने समय अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है। तो आंसर है 3 वर्ष। किसी राज्य में अधिकतम कितने समय अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है। तो 3 वर्ष। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का अधिकार संविधान के संविधान ने किसे दिया है। तो ये दिया है दोस्तों राष्ट्रपति को।
अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का अधिकार संविधान ने किसे दिया है? तो राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका अनुच्छेद 143 में है। इसका अनुच्छेद कहाँ पे है दोस्तों? 143 में। लेकिन ये बाध्यकारी हो ही, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। संसदीय प्रणाली में शून्यकाल किसकी देन है? तो ये तो भारत की ही देन है। संसदीय में शून्यकाल किसकी देन है? तो भारत की देन है। कब से शुरू हुआ था शून्यकाल? तो 1962 से हुआ था शून्यकाल। शून्यकाल में होता क्या है कि बिना पूर्व सूचना के मामले उठाए जा सकते हैं। शून्यकाल में किसी राज्य में पंचायतों के निर्वाचन की तिथि की घोषणा कौन करता है? तो ये करता है राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग कौन से आर्टिकल के साथ? तो 243 आई के अनुसार राज्य में पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचकों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने का और उन सभी निर्वाचनों का संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए। तो अगला सवाल हम लोग देखते हैं। ये वाला तो सवाल समझ में आ गया। अब अगला सवाल 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन संघ सूची का विषय नहीं है? मैंने संघ सूची इसमें कोई ऑप्शन है जो संघ सूची का विषय नहीं है, हम लोग को उसी का तलाश करना है। तो पुलिस ये राज्य सूची का विषय है। बाकी भारत की रक्षा, रेल एवं राष्ट्रीय राजमार्ग, जनगणना, ये सारे के सारे संघ सूची के विषय हैं। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य के मध्य शक्ति का बंटवारा किया गया है। संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूची आप लोग को पता होगा, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में वर्तमान 100 विषय हैं। संघ सूची में कितना वर्तमान में विषय हैं? तो 100 विषय। राज्य सूची में कितना है? तो 61 विषय। और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। ये राज्य सूची में विषय हो गए, ये संघ सूची में, और ये 52 समवर्ती सूची में। पुलिस, लोक व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन आदि राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। किस बजट के अंतर्गत किसी भी विभाग अथवा संगठन द्वारा प्रस्तावित व्यय की प्रत्येक मद को बिल्कुल नई मद मान लिया जाता है? तो यह मान लिया जाता है शून्य आधारित बजट। यह सबसे पहले 1970 के दशक में अमेरिका के राष्ट्रपति जिमी कार्टर द्वारा शुरू किया गया था। शून्य आधारित बजट शब्द को पीटर पायर ने दिया था। शून्य आधारित बजट अगर पूछे तो बताइएगा कि सबसे पहले इसको पीटर पायर ने दिया था। और 1970 में जिमी कैटस जिम्मी कार्टर ना, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने 1970 में शुरू किया था। देखते हैं आगे, कौन सा योजना उदारीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित जॉन डब्ल्यू मुलर मॉडल पर आधारित थी? तो ये था 8वीं। कौन सी योजना उदारीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित जॉन डब्ल्यू मुलर मॉडल पर आधारित था? 8वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों 1992 से 97 के बीच में आया था। इसी में उदारीकृत अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था, जो जॉन डब्ल्यू मुलर मॉडल पर आधारित था, जिसे इसी पंचवर्षीय योजना को राव मनमोहन मॉडल भी कहा जाता है। तत्काल उस वक्त के प्रधानमंत्री बीपी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने अर्थव्यवस्था में एलपीजी मॉडल लेके आया था। नासकॉम निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की कंपनियों का संगठन है? तो ये सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों का संगठन है। नासकॉम निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की कंपनी संगठन है? तो ये सूचना प्रौद्योगिकी संस्था की मतलब क्या है? कंपनियों का संगठन है। देखिए, किसी भी देश के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शामिल नहीं होते हैं? तो वो इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए, किसी अर्थव्यवस्था के समग्र विशेष में कुल विदेशी मुद्रा के विदेशी मुद्रा भंडार कहा जाता है, जिसमें विदेशी परिसंपत्तियां, स्वर्ण भंडार, रिजर्व ट्रेंच और एसडीआर भी सभी शामिल होते हैं। देखिए, किसी अर्थव्यवस्था के समग्र विशेष में कुल विदेशी मुद्रा को विदेशी मुद्रा भंडार कहा जाता है, जिसमें विदेशी परिसंपत्तियां, स्वर्ण भंडार, रिजर्व ट्रेंच और एसडीआर सभी शामिल हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात एवं बाल लिंगानुपात के सही जोड़े का चयन करें, तो हो जाएगा 943 और 919। 943 और 919। भुगतान संतुलन में प्रयुक्त होने वाला शब्द
अदृश्य मदों में कौन सम्मिलित है? तो ये सम्मिलित है इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि सारे के सारे शामिल होते हैं। देखिए, भुगतान संतुलन में प्रयुक्त होने वाला शब्द अदृश्य मदों में कौन शामिल है? तो बैंक एवं वित्तीय संस्था शामिल है, बीमा कंपनी शामिल है, इंजीनियर, डॉक्टर्स इत्यादि की सेवाएं शामिल है, जहाज रानी से प्राप्त मद शामिल है। तो कौन सा शामिल है, एक बार देख लीजिए फिर से। बैंकिंग और वित्तीय संस्थाएं मतलब बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बीमा कंपनी, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स इत्यादि की सेवाएं, जहाजरानी से प्राप्त मद। सड़क मार्ग लंबाई के आधार पर भारत के प्रथम स्थान किस राज्य में है? तो ये राज्य है महाराष्ट्र। सबसे अधिक कहाँ है? तो महाराष्ट्र में ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर, समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? तो ये है अधिकतम लोक कल्याण। अधिकतम लोक कल्याण। समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? तो अधिकतम लोक कल्याण। देखिए, आपके पास, आपको पता है कि 3 तरीके का अर्थव्यवस्था होता है। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक सामाजिक अर्थव्यवस्था, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और तीसरा आप जानते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखिए, समाजवादी में पूरा नियंत्रण सरकार के पास होता है, और पूंजीवादी में निजी कंपनियों का अधिकार होता है। मिश्रित में इन दोनों मिलकर काम करते हैं। तो जब समाजी अर्थव्यवस्था होगा ना, तो उसमें लोक कल्याण की ज़्यादा बात कर रहे होंगे, किस चीज़ की? अधिकतम लोक कल्याण की बात करेंगे। लेकिन अगर पूंजीवादी हो ना, तो पूंजीवादा कंपनी, आप खुद सोचिए क्या चाहेगा? सिर्फ और सिर्फ लाभ चाहेगा। समाजवादी क्या चाहेगा? समाजवादी लोक कल्याण चाहेगा, पूंजीवादी लाभ चाहेगा, और मिश्रित दोनों ही मिला के चाहेगा। लाभ भी चाहेगा और लोक कल्याण भी चाहेगा। लाभ भी चाहेगा और लोक कल्याण भी। उपयोगिता का गणना वाचक सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था मार्शल ने। उपयोगिता का गणना वाचक सिद्धांत किसने दिया? तो मार्शल ने। प्रधानमंत्री जन धन योजना निम्नलिखित में से किस मुख्य उद्देश्य के लिए प्रारंभ की गई थी? तो देश में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के लिए। प्रधानमंत्री जन धन योजना निम्नलिखित में से किस मुख्य उद्देश्य के लिए प्रारंभ की गई? तो देश में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के लिए। प्रोत्साहित करने के लिए। कॉफ़ी की कीमत में वृद्धि में चाय के मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये पड़ेगा, बढ़ेगा। कॉफ़ी की कीमत में वृद्धि से चाय की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा। आप खुद सोचिए ना, कॉफ़ी की कीमत ज़्यादा हो गया तो लोग कॉफ़ी पीना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन उनको पीने के लिए तो कुछ चाहिए, तो चाय ही पिएंगे। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंकों में छोटे किसानों के रूप में किसे परिभाषित किया गया है? तो ये परिभाषित किया गया है 1 हेक्टेयर से अधिक और 2 हेक्टेयर से कम की भूमि वाले किसान को। भारतीय रिजर्व बैंक में छोटे किसानों के रूप में किसे परिभाषित किया गया है? तो 1 हेक्टेयर से अधिक और 2 हेक्टेयर से कम की भूमि वाले किसानों को। वर्तमान में बिहार में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? तो ये हैं दोस्तों 4। वर्तमान में बिहार में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? 4। कौन से हैं? आप याद रख लीजिएगा। पहला आप याद रखिए नालंदा महाविश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय मतलब राजगीर में। दूसरा याद रखिए कि दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया में, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया में। तीसरा याद रखिए कि तीसरा याद रखिए महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी। और चौथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय यानी कि पूसा समस्तीपुर। याद हो गया? पहला क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर में। दूसरा क्या है? दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया। फिर तीसरा क्या है? महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी में भी है। और लास्ट राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर। भारत का पहला खिलौना समूह किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो कर्नाटक में किया जाएगा। भारत का पहला खिलौना समूह किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो कर्नाटक। शहरी गैर मैनुअल कर्मचारियों UNME के लिए CPI किस विभाग द्वारा जारी किया जाता है? तो
केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। शहरी गैर मैनुअल कर्मचारियों के लिए CPI किस विभाग द्वारा जारी किया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। सबसे बड़ी भगवान बुद्ध की भारत सेनावस्था में प्रतिमा को कहाँ प्रतिष्ठापित किया जा रहा है? तो वो बोधगया में। सबसे बड़ी भगवान बुद्ध की भारत सेनावस्था में प्रतिमा को कहाँ प्रतिष्ठापित किया जा रहा है? तो बोधगया। किस बीमा प्रदाता ने 100% प्रीमियम रिटर्न प्रदान करने वाली भारत की पहली पॉलिसी एक्टिव हेल्थ पॉलिसी लॉन्च की है? तो आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। किस बीमा प्रदाता ने 100% प्रीमियम रिटर्न प्रदान करने वाली भारत की पहली पॉलिसी एक्टिव हेल्थ पॉलिसी लॉन्च की है? तो आदित्य बिरला कंपनी लिमिटेड। 22वें कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी शहर कौन करेगा? तो वो करेगा पंचकुला। पंचकुला कहाँ है दोस्तों? तो हरियाणा में है। पंचकुला कहाँ है? तो हरियाणा में। 22वें कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 के मेजबानी शहर कौन होगा? तो पंचकुला। दुनिया की सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया जाएगा? तो वो किया जाएगा चिनाब नदी पे। कहाँ किया जाएगा? चिनाब नदी पे। ये पुल की लंबाई टोटल 1.3 किलोमीटर होगा और जबकि ऊंचाई इसका 359 मीटर होगा दोस्तों। 1.3 किलोमीटर लंबा और 359 मीटर चौड़ा। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का निर्माण चिनाब नदी पे होगा। कोवैक्स योजना के माध्यम से मुफ्त कोविड-19 टीके प्राप्त करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो वो बन गया है घाना। कोवैक्स योजना के माध्यम से मुफ्त कोविड-19 टीके प्राप्त करने वाला देश का कौन सा देश पहला बन गया है? तो घाना। किस देश ने 530 मिलियन नेपाली रुपये की लागत से अपने स्वास्थ्य चौकियों को पुनर्निर्माण के लिए नेपाल के साथ 4 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है भारत। कौन किया दोस्तों? भारत। किस देश ने 530 मिलियन नेपाली रुपये की लागत से अपने 25 स्वास्थ्य चौकियों का पुनर्निर्माण के लिए नेपाल के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये कौन से देश हैं दोस्तों? तो ये हैं भारत। चलिए अगला सवाल कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य में एक बौद्ध मठ की खोज की है? तो ये खोज झारखंड में की है। झारखंड में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य में बौद्ध मठ की खोज की है? झारखंड में। देखिए झारखंड के हजारीबाग जिला के पहाड़ी इलाके में स्थित एक गांव है उसी गांव में एक बौद्ध मठ का पता लगाया है। ASI के अनुसार यह बौद्ध मठ 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में है सदी के मध्य है। मठ में भगवान बुद्ध एवं तारा देवी की कई प्रतिमाएं हैं। बिहार राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त न्यायमूर्ति अंजना मिश्रा को किया गया है। बिहार राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष पर किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति अंजना मिश्रा को। विश्व बैंक ने किस भारतीय राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए एक ऋण परियोजना पर हस्ताक्षर किया है? तो वो है नागालैंड। विश्व बैंक ने किस भारतीय राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए एक ऋण परियोजना पर हस्ताक्षर किया है? तो वो है नागालैंड। CCI के दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन वित्त मंत्री ने किस शहर में किया है? तो वो चेन्नई में किया है। चेन्नई में। CCI का मतलब होगा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मंत्रालय के मंत्री ने चेन्नई में भारतीय प्रतिस्पर्धा के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है। आर्थिक सर्वेक्षण वाला छोड़ देंगे। 2011 के जनगणना के अनुसार देश की जनसंख्या का लगभग 16% हिस्सा किस राज्य में निवास करता है? तो वो उत्तर प्रदेश में निवास करता है।
2011 के जनगणना के अनुसार देश की जनसंख्या का लगभग 16% हिस्सा किस राज्य में निवास करता है? तो उत्तर प्रदेश में। कोरोना पीड़ितों में ऑक्सीजन की कमी को दूरी करने की दवा 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 क्या है? कोरोना पीड़ितों में ऑक्सीजन की कमी को दूरी करने वाली दवा 2-डीऑक्सी की ग्लूकोज का निर्माण किस संगठन ने किया है? तो इसने DRDO ने किया है। एशिया के सबसे बड़े पशु उद्यान का उद्घाटन किस भारतीय राज्य में किया गया है? तो तमिलनाडु। एशिया के सबसे बड़े पशु उद्यान का उद्घाटन किस भारतीय राज्य में किया गया है? तमिलनाडु। किस राज्य ने वतन प्रेम नामक योजना शुरू किया है? तो वो शुरू किया है गुजरात। गुजरात। किस राज्य ने वतन प्रेम नामक योजना शुरू किया है? गुजरात। हाल ही में चलाए गए ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध भारत सरकार के किस मंत्रालय से है? तो विदेश मंत्रालय से है। हाल ही में चलाए गए ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध भारत सरकार के किस मंत्रालय से है? तो विदेश मंत्रालय से है। आर्कटिक क्षेत्र की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए किस देश द्वारा नया उपग्रह आर्कटिका एम लॉन्च किया है? तो रूस ने। आर्कटिक क्षेत्र की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए किस देश के द्वारा नया उपग्रह आर्कटिका एम लॉन्च किया है? CBI के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है सुबोध कुमार जायसवाल को। CBI के नए निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया है? तो सुबोध कुमार जायसवाल को। किस भारतीय वैज्ञानिकों को एनी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है? तो प्रोफेसर CNR राव को। किस भारतीय वैज्ञानिक ने एनी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा करने की बात कहा है? तो प्रोफेसर CN राव को। IAF टीम किस देश के वायुसेना ने 70वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल हुआ है? तो वो है श्रीलंका। श्रीलंका। IAF टीम किस देश की वायुसेना की 70वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल हुई? श्रीलंका। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने बसों के लिए संपर्क रहित टिकट सेवा के लिए एक मोबाइल ऐप चार्टर लॉन्च किया है? तो वो है दिल्ली। कौन है? दिल्ली। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने बसों के लिए संपर्क रहित टिकट सेवा के लिए मोबाइल ऐप चार्टर लॉन्च किया है? तो ये क्या हो जाएगा? दिल्ली। दिल्ली। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प होता है। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अत्यल्प होता है। सर CV रमन को उनके किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था प्रकाश के परिकीर्णन के अध्ययन के लिए। सर CV रमन को उनके किस कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो प्रकाश के परिकीर्णन के अध्ययन के लिए। रडार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो रडार का उपयोग जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढना एवं मार्ग निर्देशन करने के लिए यूज किया जाता है। रडार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देश करने के लिए। निम्न में से कौन सा अच्छा विद्युत रोधक है? तो वो है एवोनाइट। क्या है? एवोनाइट। निम्न में से कौन सा अच्छा विद्युत रोधक है? तो एवोनाइट। रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर वस्तु से छोटा एवं उल्टा बनता है। वस्तु से छोटा एवं उल्टा बनता है। रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वस्तु से छोटा और उल्टा। पानी की बूंदें किसकी भांति प्रतीत होती है? तो पानी की बूंदें अवतल लेंस की तरह, मतलब कि क्या होता है, भांति प्रतीत होती है। देखिए, पानी की बूंदें जिसके सतह उत्तल होता है, पानी की बूंदें जिसका सतह कैसा होता है? तो उत्तल होता है। अवतल लेंस या इसी को अपसारी लेंस भी बोलते हैं। कार्य कैसा करेगा? तो अवतल लेंस या अपसारी जैसा। और सतह कैसा होगा? तो उत्तल होगा। पानी का अपवर्तनांक यानी कि 1.33 गुना हवा से ज़्यादा होता है। माने हवा का जितना अपवर्तनांक है उससे ज़्यादा पानी का अपवर्तनांक होता है।
मानव शरीर का प्रतिरोध किसके समतुल्य होता है? तो वो होता है 10⁻³ ओम के। मानव शरीर का प्रतिरोध यानी गिला में पहले बोल रहा है, देखिए गिला में बोल रहा है कितना होगा 10⁻³ ओम। लेकिन यही अगर सूखा में पूछ दे आपसे तो आप बताएंगे 10⁴ ओम। फिर से सुन लीजिए, मानव शरीर का जो प्रतिरोध होता है यानी कि रजिस्टेंस वो सूखा में तो 10⁴ ओम होता है, लेकिन गीला में 10⁻³ ओम होता है। ठीक है। हाइड्रोजन का आविष्कार किसने किया था? तो हाइड्रोजन का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड टेलर ने। इनमें से किस अम्ल का प्रयोग फोटोग्राफी में होता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग फोटोग्राफिक में होता है। फॉर्मिक अम्ल आपको पता होगा कि चींटी में होता है, और सिट्रिक अम्ल खट्टे फल में होते हैं, और एसिटिक अम्ल विनेगार में मिलते हैं। एलपीजी में मुख्यतः क्या होता है? तो एलपीजी में मुख्यतः इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन होता है। और पता है इसमें जो गंध आपको दिखाई मतलब सूंघते हैं तो गंध आता है जब गैस लीक करता है। क्यों आता है? क्योंकि उसमें ना मर्केप्टाइन मिला दिया जाता है, इसीलिए उसमें गंध आता है। तो गंध मिलाने के लिए इथेन मतलब मर्केप्टाइन मिला देते हैं, और ऐसे एलपीजी में क्या पाया जाता है? इथेन, प्रोपेन, बुटेन। शहद में मीठापन का कारण क्या है दोस्तों? तो ये है फ्रुक्टोज। क्या है? फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज मुख्यतः शुगर है जो शहद में 38.2% होता है। शहद में 1.3% सुक्रोज, 7.1% माल्टोज, 17.2% जल एवं 13.3% ग्लूकोज होता है। ब्रह्मांड में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सबसे अधिक हाइड्रोजन एक्चुअली 75% पाया जाता है, जबकि हीलियम दूसरे स्थान पर 25% पाया जाता है। सोडियम वेपर लैंप का प्रयोग स्ट्रीट लाइट में किया जाता है, क्यों किया जाता है? क्योंकि प्रकाश मोनोक्रोमैटिक होता है एवं जल बूंदों द्वारा अलग अलग नहीं होता है। सोडियम वेपर लैंप का प्रयोग स्ट्रीट लाइट में किया जाता है क्योंकि प्रकाश मोनोक्रोमैटिक होता है एवं जल बूंदों द्वारा अलग नहीं होता है। देखिए, गैसोहॉल एक मिश्रण है। किसका मिश्रण है? तो ये है इथाइल एल्कोहल एवं पेट्रोल का। इथाइल एल्कोहल और पेट्रोल का है मिश्रण गैसोहॉल। इनमें से कौन इन्फेक्शन से रक्षा करता है? तो वो है WBC। इनमें से इन्फेक्शन से रक्षा कौन करता है? तो WBC। किस विटामिन के शरीर संचयित नहीं करते हैं? तो विटामिन सी को शरीर संचयित नहीं करता है। 66 नंबर देखिए, 66 नंबर कह रहा है कि इनमें कौन वसा एवं प्रोटीन का मुख्य स्रोत है? तो मूंगफली वसा एवं प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। रानीखेत रोग किसमें पाए जाते हैं? तो रानीखेत रोग मुर्गी में पाए जाते हैं। यह विषाणु जनित रोग है। रानीखेत कैसा रोग है? तो विषाणु जनित। निम्न में से गलत कथन माने युग में पूछ रहा है कि कौन सा युग में गलत है? तो पोलियो बंदर ये गलत कथन है। देखिए, रेबीज कुत्ते एवं टेप वॉर्म सुअर द्वारा फैलता है। टेप वॉर्म सुअर द्वारा, रेबीज कुत्ता द्वारा, प्लेग चूहा द्वारा, लेकिन बंदर के द्वारा पोलियो नहीं फैलता है। पोलियो शरीर में पोलियोमाइलिटिस विषाणु द्वारा होता है। किसके द्वारा? देख लीजिए, पोलियोमाइलिटिस ये पूरा नाम है। पोलियोमाइलिटिस विषाणु द्वारा फैलता है। निम्न में से गलत कथन पूछ रहा है। चलिए गलत कथन पूछते हैं, देखते हैं। इसका आंसर ई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, लाइसोसोम में मुख्य 50 प्रकार के एंजाइम होते हैं। ये जो 18 प्रकार के बोल रहा है, यहाँ पे 50 प्रकार होगा। लाइसोसोम में कितने प्रकार के एंजाइम होते हैं? तो इतना, तो इसलिए ई ऑप्शन गलत हो जाएगा।
और फिर देखिए लाइसोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, ये कह रहा है, जबकि गलत बात है। इसको तो आत्महत्या के रूप में जाना जाता है, आत्महत्या की थैली के रूप में। इसलिए बी और सी गलत है, तो ऑप्शन ई सही हो जाएगा, क्योंकि गलत कथन पहचान कर रहा है। पहला और चौथा ऑप्शन देख लेते हैं। लाइसोसोम की खोज डी डोबे ने किया था, बिल्कुल। लाइसोसोम गोल आकार की एक परत वाली झिल्ली से घिरी संरचना होती है, बिल्कुल सही। तो ये चारों पॉइंट लाइसोसोम के बारे में हम आपको याद करवा देते हैं। पहला, लाइसोसोम का जो खोज किया था तो डी डुबे ने किया था। लाइसोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री नहीं कहा जाता है, बल्कि इसे सुसाइड की थैली कहा जाता है। फिर लाइसोसोम गोल आकार की एक परत वाली झिल्ली झिल्ली से घिरी संरचना होती है। लाइसोसोम में लगभग 50 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। किसी दर्पण से आप चाहें कितनी दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है या तो समतल या उत्तल अथवा उत्तल। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है या तो समतल या उत्तल। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। मनुष्य के लीवर से संबंधित बीमारी लिवर सिरोसिस किस कारण होता है? तो इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। देखिए, मनुष्य में लीवर सिरोसिस बीमारी ज़्यादा शराब पीने और हेपेटाइटिस बी या किसी के वायरस के चपेट में आने से होता है। फिलहाल इससे निजात पाने का एकमात्र उपाय है लिवर का ट्रांसप्लांट। ज़्यादा कर लेंगे हेपेटाइटिस बी से, और प्रोटीन के कमी से भी होता है क्या? हाँ। तो आपको इस दो से ही आपको मनुष्य के लीवर के बीमारी लिवर सिरोसिस होता है, ज़्यादा शराब पीजिएगा या हेपेटाइटिस बी। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? तो लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है। जब वृक्क कार्य करना बंद कर देते हैं तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा रहता है? तो वो जमा रहता है रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ। जब वृक्क कार्य करना बंद कर देते हैं तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? तो रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ। तंतुपस्थी, जिसको फाइब्रस बोन्स कहते हैं, संधि कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है कपाल में। कपाल में ही तंतुपास्थी संधि पाई जाती है। मनुष्य के कपाल में कुल हड्डी 8 होती है, जबकि खोपड़ी में कुल अस्थियां 28 होती है। खोपड़ी में पूछे तो 28 और कपाल में पूछे तो 8। कपाल में तंतुपस्थी संधि पाई जाती है। मनुष्य शरीर में कौन सा अंग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? मस्तिष्क। मनुष्य शरीर का कौन सा अंग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? मस्तिष्क। 77 का क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सिल्वर ब्रोमाइड कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण ये सही नहीं है। इसका उपयोग फोटोग्राफिक प्लेट में किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग कहाँ किया जाता है? फोटोग्राफिक प्लेट में किया जाता है। बाकी दूधिया मैग्नीशिया प्रति अम्ल सही है। लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया का उपचार के लिए सही है। सिल्वर आयोडाइड से कृत्रिम वर्षा होता है। सिल्वर आयोडाइड से कृत्रिम वर्षा, लिथियम बाइकार्बोनेट से गठिया का उपचार किया जाता है। दूधिया मैग्नीशिया से प्रति अम्ल होता है। सिल्वर ब्रोमाइड से किस चीज़ में इस्तेमाल किया जाता है? तो फोटोग्राफिक प्लेट में। देखिए, बीओडी का मुख्य उपयोग किस में होता है? तो इसका आंसर ई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, ऑक्सीजन की मात्रा पानी में, अगर ऑक्सीजन की मात्रा ज्ञात करने में भी इसका योग होता है। पानी में ऑक्सीजन की मात्रा ज्ञात करने में इसका उपयोग होता है। इसके अलावा सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों के अणुओं का विघटन की मात्रा करने में भी मददगार होता है। किसका? पानी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ में सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटन की मात्रा ज्ञात करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जंगल में आग लगने का मुख्य कारण क्या है? मौसम परिवर्तन। जंगल में आग लगने का मुख्य कारण क्या है? सॉरी, इसका मुख्य कारण मौसम परिवर्तन नहीं, एक्चुअली ऑप्शन ई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जंगल में आग लगने के बहुत से कारण होते हैं। अत्यधिक गर्म हवा, ताड़ित ताड़ित मतलब बिजली की, मतलब जो ठंडका गिरता है वो, विद्युत पथ में शॉर्ट सर्किट, जो जंगलों में हम लोग तार बिछा देते हैं उसमें अगर शॉर्ट सर्किट हो गया तब भी जंगल में आग लग जाता है। समझ गया ना? तो इतने सारे चीज़ें हैं। तो ताड़ित भी आता है
और तो इस सब कारण के साथ जंगल में आग लग जाते हैं। अब देखते हैं 80 नंबर, इनमें से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? तो पराध्वनिक किरणें ये विद्युत चुंबकीय का उदाहरण नहीं है। देखिए, एक्सरे, गामा रे, पराबैंगनी किरण विद्युत चुंबकीय तरंग है, तरंग है। कौन सा? एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, गामा किरणें, ये किसका उदाहरण है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग का। जबकि पराध्वनिक किरणें ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। निम्नलिखित में किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? तो रूपकुंड को रहस्यमयी झील कहा जाता है। रूपकुंड को क्या कहा जाता है? रहस्यमयी झील, और ये है उत्तराखंड में। मास्टर ऑफ गॉड्स किस ग्रह को कहा जाता है? मास्टर ऑफ गॉड्स किस ग्रह को कहा जाता है? तो बृहस्पति को मास्टर ऑफ गॉड कहा जाता है। नॉर्डिक जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो नॉर्डिक जनजाति ई ऑप्शन। क्यों? क्योंकि देखिए, ये श्वेत प्रजाति समूह हैं जो कि नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड में पाए जाते हैं। इन देशों को ही नॉर्डिक देश कहा जाता है। नॉर्डिक जनजाति वहाँ पाया जाएगा जो कंट्री को नॉर्डिक कंट्री बोलेंगे। और नॉर्डिक कंट्री कौन से हैं? तो नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड। हबूब किस देश में चलने वाली हवा है? हबूब किस देश में चलने वाली हवा है? तो एशिया यूरोप की सीमा पर हबूब कहाँ चलता है? हबूब किस देश में चलने वाली हवा है? तो एशिया यूरोप की सीमा पर। काकेकस पर्वत श्रेणी कहाँ अवस्थित है? काकेकस पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो रूस में स्थित है। काकेकस पर्वत श्रेणी कहाँ है? तो रूस में। मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर क्या है? तो वो है रुद्रप्रयाग। मंदाकिनी एवं अलकनंदा पर कौन है? रुद्रप्रयाग। विष्णु प्रयाग आप याद रखिएगा, धौली गंगा और अलकनंदा के बीच। विष्णु प्रयाग धौली गंगा एवं अलकनंदा के बीच। कर्ण प्रयाग पिंडार एवं अलकनंदा के बीच। देव प्रयाग भागीरथी एवं अलकनंदा। देव प्रयाग भागीरथी एवं अलकनंदा। कर्ण प्रयाग पिंडार एवं अलकनंदा। विष्णु प्रयाग धौली गंगा एवं अलकनंदा। मंदाकिनी और अलकनंदा के बीच रुद्रप्रयाग। अब देखिए 87 नंबर क्वेश्चन, BSHW स्टेपी जलवायु पाई जाती है, ये कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन ई, BSHW ये स्टेपी जलवायु मध्यवर्ती राजस्थान एवं मध्यवर्ती राजस्थान एवं उत्तर मध्य कहाँ है? उत्तर मध्य कर्नाटक में पाया जाता है। कर्नाटक के उत्तर मध्य में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है BSHW स्टेपी जलवायु? तो मध्यवर्ती राजस्थान और उत्तर मध्य कर्नाटक में। गंगा के मैदान में CWG एवं उत्तर पूर्व भारत में DFC एवं CWG जलवायु पाया जाता है। देखिए, जो भी गंगा का मैदान है उसमें जो जलवायु पाया जाएगा वो CWG पाया जाएगा, और उत्तर पूरा भारत में नॉर्थ ईस्ट में DFC जलवायु पाया जाता है। DFC जलवायु पाया जाता है और CWG जलवायु पाया जाता है। DFC भी और CWG भी। CWG का मतलब होता है, CWG कहाँ पे पाया जाएगा? तो शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून, जहाँ पे शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून होगा उसी को CWG कहेंगे। BSHW सवाना घास का मैदान वाला BSHW। तभी तो देखते होंगे कि राजस्थान में जो केवला देव है वहाँ पे साइबेरियन क्रेन आता है। DFC लघु ग्रीष्म ठंडी आर्द्र शीत ऋतु है। DFC का मतलब लघु ग्रीष्म ठंडी आर्द्र ऋतु शीत है। भारत में सर्वाधिक भूभाग किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी लगभग 40% भूभाग पे पाया जाता है। इसके बाद लाल मिट्टी 18% भूभाग पे पाया जाता है। काली मिट्टी 15% पे पाया जाता है। लेटेराइट मिट्टी 3.7% पे पाया जाता है। इनमें मैंग्रोव वन नहीं पाया जाता है। कहाँ नहीं पाया जाता है? तो ऑप्शन ई। देखिए, भारत में मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा, महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी का डेल्टा, गोवा एवं रत्नागिरी क्षेत्र में, अंडमान एवं निकोबार द्वीप, कच्छ की खाड़ी में पाया जाता है।
मैनग्रोव नहीं वन नहीं पाया जाता है, तो ये सब जगह मैनग्रोव पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा। वन वह लौह इस्पात कारखाना जो लौह अयस्क क्षेत्र एवं कोयला क्षेत्र दोनों के समीप होता है, तो वो है जमशेदपुर। वह लौह इस्पात कारखाना जो लौह अयस्क क्षेत्र एवं कोयला क्षेत्र दोनों को समीप है, तो जमशेदपुर। देखिए कोयला के समीप बर्नपुर, हीरापुर, कुल्टी। हीरापुर कहाँ है? तो कुल्टी। दुर्गापुर कहाँ है? तो दुर्गापुर, बोकारो लौह अयस्क के समीप हैं। भिलाई, भ्रावती, राउरकेला, विजयनगर एवं सलेम। देखते हैं अब 91। भारत के दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर का सही क्रम क्या है? तो वो सही क्रम मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार है। भारत में दशकीय जनसंख्या वृद्धि का सही क्रम क्या है? तो मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार। इनमें से कौन सा प्लेट एशिया एवं प्रशांत महासागर प्लेट के बीच में स्थित है? तो फिलीपीन प्लेट। कहाँ स्थित है? तो एशिया और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में। देखिए नजका प्लेट बता देते हैं आपको कहाँ कहाँ है। तो ये है दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में। नजका कहाँ है? तो दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागर के प्लेट के बीच में। अरेबियन प्लेट, ये अरेबियन प्लेट कहाँ है? तो ये है अरब प्रायद्वीप का अधिकतर भाग। अरेबियन प्लेट कहाँ है? तो अरब प्रायद्वीप का अधिकतर भाग। फिजी प्लेट कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में। ये जो ऑस्ट्रेलिया है इसके उत्तर पूर्व में ये जो प्लेट है फिजी प्लेट है। फिलीपीन प्लेट कहाँ है? तो एशिया एवं प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच। एशिया और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच फिलीपीन प्लेट। अरेबियन प्लेट अरब प्लेट के भाग है, अधिकतर भाग अरब प्रायद्वीप के। नजका प्लेट दक्षिण अमेरिका एवं प्रशांत महासागरीय प्लेट। बिहार में सबसे पश्चिमवर्ती शहर है। बिहार में सबसे पश्चिमवर्ती शहर कौन सा है? तो वो है भभुआ। बिहार में सबसे पश्चिमवर्ती शहर कौन सा है? तो भभुआ। इनमें कौन सी नदी राज्य के बाहर गंगा में मिलती है? तो ये मिलती है ई ऑप्शन। क्यों? क्योंकि देखिए नदी राज्य के बाहर गंगा में मिलती है तो बहुत सारी नदियाँ आ जाएगा। महानदी भी है, अजय नदी भी है जो पश्चिम बंगाल में गंगा नदी में मिलती है, जबकि मेची नदी, महानदी एवं घाघरा नदी छपरा के निकट गया में मिलती है, छपरा के निकट में मिलती है। अतः विशिष्ट उत्तर ई है। विशिष्ट उत्तर क्या है? ई है। इनमें गंडक नदी की प्रमुख नहर नहीं है। कौन सा नहीं है? तो सकड़ी नहर। ये गंडक नदी की प्रमुख नहर नहीं है। तो गंडक नदी की प्रमुख नहर कौन सी है? तेऊर नहर, तिरहुत नहर, त्रिवेणी नहर। गंडक नदी का प्रमुख नहर कौन सा है? तो त्रिवेणी नहर, तेऊर नहर और तिरहुत, तेऊर और त्रिवेणी। यूरोप का गर्म कंबल इनमें से किस जलधारा को कहा जाता है? तो ये कहा जाता था गल्फ स्ट्रीम को। यूरोप का गर्म कंबल किसे कहा जाता है? तो गल्फ स्ट्रीम को। देवताओं का प्रिय धाम विजय को ही श्रेष्ठ विजय समझता है। यह किस शासक के शिलालेख में वर्णित है? तो ये वर्णित है अशोक के 13वें शिलालेख में। देवताओं का प्रिय धाम विजय को ही श्रेष्ठ विजय समझता है, यह किस शासक के शिलालेख में वर्णित है? तो ये है अशोक के 13वें मुख्य शिलालेख में। निम्न में किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? तो ये किया था नवजीवन। गांधी जी ने कौन से समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? तो नवजीवन। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया। सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगाने के बाद अल बिलाग की स्थापना उन्होंने कब की? तो उन्होंने जो की वो 1915 में की। कब की? 1915 में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया। सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगाने के बाद अल बिलाग की स्थापना की। तो वो कब स्थापना हुआ है? 1915 में। तुर्कान चिहलगानी नामक गुट किस सल्तनत कालीन शासक ने बनाया? तो ये बनाया इल्तुतमिश ने। तुर्कान चिहलगानी नामक गुट किस सल्तनत कालीन शासक ने बनाया? तो इल्तुतमिश। भारतीय शांति का जनक किसे समझा जाता है? तो ये समझा जाता है बाल गंगाधर तिलक। भारतीय शांति का जनक किसे समझा जाता है? बाल गंगाधर तिलक। द काउजेज
ऑफ द इंडियन रिवोल्ट निम्नलिखित में से किसकी एक पुस्तक है? तो सर सैयद अहमद खान, सैयद अहमद खान, सैयद अहमद खान, द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, सैयद अहमद खान। सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर की प्रतिनिधि है और उसका स्थान केवल पैगंबर के पश्चात है, यह किस सल्तनत कालीन शासक ने कहा था? तो ये कहा था बलबन ने। सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर के प्रतिनिधि है और उसका स्थान केवल पैगंबर के पश्चात है, यह कथन किस सल्तनत कालीन शासक का था? तो बलबन का था। रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अमृतसर की। रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? तो अमृतसर को। आधुनिक युग में पहली बार ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है जेम्स प्रिंसेप को। किसको जाता है? जेम्स प्रिंसेप को। आधुनिक युग में पहली बार ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने का श्रेय किसको जाता है? तो जेम्स प्रिंसेप को। निम्नलिखित में से वह आयोग कौन सा है जिसमें सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया? तो चार्ल्स वुड आयोग, चार्ल्स वुड आयोग। निम्नलिखित में से वह आयोग कौन सा है जिसमें सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया? तो है चार्ल्स वुड आयोग। सर्वोदय का आशय निम्नलिखित में से क्या होगा? तो ये होगा सबका उत्थान करना, सबका उत्थान, यही सर्वोदय का आशय होता है। 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किए जाने वाला सुधार आंदोलन निम्नलिखित में से कौन सा था? तो वो था ब्रह्मा समाज। कौन था? ब्रह्मा समाज। 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किया जाने वाला सुधार आंदोलन कौन था? तो ब्रह्मा समाज। ये ब्रह्मा समाज 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा शुरुआत किया गया। प्रार्थना समाज का स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया। आर्य समाज का स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती ने किया और 1897 में रामकृष्ण मिशन का स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया। एक बार फिर से देख लेंगे। प्रार्थना समाज का स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने किया। आर्य समाज प्रार्थना समाज किसने किया? तो 1867 में आत्माराम पांडुरंग। आर्य समाज की स्थापना किसने किया? तो 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का स्थापना किया और 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन का स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया और 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज का स्थापना किया। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने किया? तो ये पंडिता रामाबाई ने किया। पंडिता रामाबाई ने किया। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने किया? तो पंडिता रामाबाई ने। अकबर के किस समकालिक शासक ने दिल्ली, आगरा और संभल पर अधिकार कर विक्रमादित्य की उपाधि ली? तो ये हेमू थे, हेमू। अकबर के किस समकालिक शासक ने दिल्ली, आगरा और संभल पर अधिकार कर विक्रमादित्य की उपाधि ली? 1916 ईस्वी में किस भारतीय गर्मपंथी ने कहा था कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है? तो लाला लाजपत राय ने कहा था। 1916 में किस भारतीय गर्मपंथी ने कहा था कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है? लाला लाजपत राय ने कहा था। पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाए जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 2 अप्रैल 1883 को एक मुकदमे के खिलाफ अपने अखबार बंगाली में संपादकीय टिप्पणी की थी। वो निर्णय कलकत्ता उच्च न्यायालय के जज नारिस ने दिया था। मानहानि के मुकदमे में सुरेंद्र नाथ बनर्जी को 2 महीने की कैद की सजा दी थी। बंगाल की निम्नलिखित घटनाओं को क्रमवार सजाएं। देखिए, क्रमवार इसको सजाना है तो कैसे सजाया जाएगा? अलीवर्दी खां की मृत्यु के पश्चात आपको पता होगा कि सिराजुद्दौला 9 मार्च 1756 को नवाब बना। कब बना? तो 9 मार्च 1756 को। 9 मार्च
1756 को ये क्या बना, 9 मार्च 1756 को सिराजुद्दौला नवाब बना। ब्लैक होल की घटना आपको पता होगा 20 जून 1756, ब्लैक होल 20 जून 1756। अच्छा, इसके बाद फरवरी 1757 में अलीनगर, 1757 में अलीनगर का संधि हुआ, ये तो आपको पता होगा। 1757 में अलीनगर नवाब द्वारा कोलकाता को दिया गया कि संधि क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ। 1757 में अलीनगर की संधि किसके किसके बीच हुआ, तो संधि क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के बीच। और आपको ये बहुत बेहतर से पता होगा कि 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। तो 9 मार्च 1756 को सिराजुद्दौला नवाब बना। 20 जून 1756 को ब्लैक होल का घटना हुआ और 1757 में अलीनगर की संधि हुई और प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ। अब देखते हैं हम लोग अगला सवाल। बक्सर युद्ध के परिणामों में निम्नलिखित में से कौन नहीं था, तो वो नहीं था ई ऑप्शन। क्यों? क्योंकि देखिए, बक्सर युद्ध के संबंध में उपरोक्त सभी कथन सही है। इस युद्ध ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी। भारत में अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं रह गया। इस युद्ध के बाद अंग्रेज संपूर्ण भारत पर दावा करने लगे थे। बक्सर के युद्ध के परिणामों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं था, तो हो गया ये ऑप्शन। सुभाष चंद्र बोस ने किस आंदोलन के बारे में कहा था कि जब भारतीयों को उत्साह चरम पर था तब आंदोलन वापसी की घोषणा राष्ट्रीय विपत्ति से कम नहीं थी। किसके लिए कहा था, तो असहयोग आंदोलन के लिए। सुभाष चंद्र बोस ने किस आंदोलन के बारे में कहा था कि जब भारतीयों को उत्साह चरम पर था तब आंदोलन वापसी की घोषणा राष्ट्रीय विपत्ति से कम नहीं थी। यहाँ किस आंदोलन को बोला था, तो असहयोग आंदोलन को। कांग्रेस की मूल शिक्षा की वर्धा योजना 1937 का मूल उद्देश्य क्या था, तो ये था ई ऑप्शन। क्यों? क्योंकि जो सी और ऑप्शन डी देख रहे हैं ये सही हैं। हुआ क्या था, कांग्रेस के मूल शिक्षा के वर्धा योजना 1937 का मूल उद्देश्य क्या था, तो गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा प्राप्ति और कक्षा 2 से 7 तक हिंदी शिक्षा प्राप्ति करना था। गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा प्राप्ति और कक्षा 2 से 7 तक हिंदी की शिक्षा प्राप्ति। ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों का विलय के गलत युग की पहचान करना है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका भी ई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, सभी का सभी युग जो देख रहे हैं सुमिलित ही हैं। सिंध एलनब्रो, बर्मा डफरिन, तिब्बत करजन, भूटान लॉरेंस। सिंध का पूर्ण विलय 1843 में एलनब्रो ने किया। 1843 में एलनब्रो ने किया। भूटान का पूर्ण विलय 1865 में लॉरेंस ने किया। बर्मा का पूर्ण विजय 1885 में लॉर्ड डफरिन ने किया। और तिब्बत का पूर्ण विलय 1903 में किया। 1903 में करजन ने तिब्बत, लॉरेंस ने 1865 में भूटान, एलन ने सिंध को 1843 और डफरिन ने बर्मा को 1885। नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्ष और इसके विषय में सुमेलित जोड़े का कथन करना है, तो मोतीलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्था हुआ था। नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्ष और इसके विषय में सही सुमेलित का चयन करना है, तो मोतीलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्था। ऋग्वेद में सबसे अधिक चर्चा किस जानवर को मिलती है, तो ये मिलता है घोड़ा को। ऋग्वेद में सबसे अधिक चर्चा किस जानवर को मिलता है, तो घोड़ा को। कितनी बार मिलता है चर्चा, 217 बार। गाय की चर्चा 176 बार, बैल की चर्चा 170 बार। ऋग्वेद में बाघ एवं गैंडे की चर्चा हुआ ही नहीं है। ऋग्वेद में किसका किसका चर्चा नहीं हुआ, तो बाघ और गैंडा का चर्चा नहीं हुआ है। और घोड़े का कितनी बार चर्चा हुआ है, 217 बार। गाय का कितना चर्चा हुआ है, 176 बार। बैल का कितना चर्चा हुआ है, 170 बार। महावीर स्वामी ने जैन धर्म के पूर्व के 4 व्रतों में किस एक व्रत का जोड़ा है, तो ब्रह्मचार्य। महावीर स्वामी ने जैन धर्म के पूर्व के 4 व्रतों में किस एक व्रत का जोड़ा है, तो ब्रह्मचार्य। देखिए, महावीर स्वामी ने पूर्व के व्रतों में ब्रह्मचर्य को जोड़ा है। जैन धर्म में अहिंसा पर सर्वाधिक बल दिया गया है। जैन परंपरा में सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाने के लिए गिरिरत्न को मार्ग बताया गया है। जैन धर्म युद्ध व कृषि कार्य दोनों वर्जित हैं।
पाली ग्रंथों के अनुसार गौतम बुद्ध के काल में गांव के कितने भेद बताए गए हैं? तो 3। कितना? 3। प्रथम कोटि में ऐसे गांव हैं जहां विविध वर्णों एवं जातियों का निवास हो। प्रथम कोटि में कहाँ में कौन सा गांव होगा, किस तरीके का? जहां विविध वर्णों एवं जातियों का निवास हो। इसकी संख्या सबसे अधिक है। ऐसे गांव का मुखिया भोजक कहलाता है। द्वितीय श्रेणी में उपनगरीय थे जिन्हें शिल्प ग्राम कहा जाता है। तृतीय कोटि में जंगल से सटे गांव थे जिसमें बहेलिये एवं शिकारी मुख्यतः रहते थे। बहेलिया का बचपन में ही हम लोग देखे थे। उत्तर वैदिक काल में किन दो कबीलों को के एक महीने से कुरु कबीला बना? उत्तर वैदिक काल में किन दो कबीलों के एक होने से कुरु कबीला बना? तो भारत व पुरु। भारत और पुरु के एक होने से ही कुरु कबीला बना। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में गलत कथन को पहचानने कर रहा है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ई। क्यों? क्योंकि देखिए उपरोक्त क्योंकि सारे के सारे कथन दोस्तों सही हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में 4 कथन देखिए क्या क्या सही है। ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के लिए यह अंतिम अधिनियम था। बिल्कुल, इसके बाद कोई अधिनियम भारत के लिए बनाया ही नहीं गया। संसद में से पारित होने के बाद 18 जुलाई 1947 को शाही हस्ताक्षर हुए। बिल्कुल सही बात है, 18 जुलाई 1947 को हस्ताक्षर हुआ। भारतीय महाद्वीप का विभाजन स्वीकार किया गया। हाँ, भारत पाकिस्तान का बंटवारा होगा ये स्वीकार कर लिया गया। शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त हुआ। ये बिल्कुल भारत का सम्राट शब्द समाप्त हो गया। पॉवर्टी एवं अन ब्रिटिश रूल इंडिया किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक दादा भाई नौरोजी की है। किसकी है? दादा भाई नौरोजी की है। अगला सवाल 125 नंबर। गौतम बुद्ध ने अपने अंत समय के वर्षा ऋतु कहाँ व्यतीत किया था? तो ये व्यतीत किया था वैशाली में। गौतम बुद्ध ने अपने अंत समय का वर्षा ऋतु कहाँ व्यतीत किया था? तो वैशाली में। निम्नलिखित कालक्रम घटनाओं को सही क्रम में सजाने कह रहा है। तो देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में हुआ था। और लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916 में हुआ। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ? तो बारदोली सत्याग्रह दोस्तों 12 जून 1928 को हुआ। 12 जून 1928 को हुआ। लाहौर अधिवेशन 1929 को हुआ। लाहौर अधिवेशन 1929 को हुआ। और नमक सत्याग्रह आंदोलन 1930 को हुआ। आप अरेंज कर लेंगे, एक बार देख लीजिए। मुस्लिम लीग की स्थापना सबसे पहले 1906, फिर लखनऊ समझौता 1906, फिर नंबर 3 पे बारदोली सत्याग्रह 12 जून 1988, 12 जून 1988, फिर लाहौर समझौता 1929, फिर नमक सत्याग्रह 1930। सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है? तो वो है धौलावीरा। सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है? धौलावीरा। बिहार में स्थित नव प्रस्तर युग की खुदाई स्थल एवं संबंधित जिला का सही मिलान है। तो इसका ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि बिहार में स्थित नव प्रस्तर युग की खुदाई स्थल एवं संबंधित जिले जो हैं वो हैं श्वेतपुर। ये जो श्वेतपुर देख रहे हैं ना, ये है वैशाली, याद रखेंगे। श्वेतपुर वैशाली, श्वेतपुर वैशाली। इसके बाद देखिए, इसके बाद सेनुआर रोहतास में है। सेनुआर रोहतास, ये वाला सही है। श्वेतपुर वैशाली। अब देखिए चिरांद जो कि सारण में है। चिरांद कहाँ है? सारण। मनेर पटना। तो याद रखिए, श्वेतपुर वैशाली, चिरांद सारण, मनेर पटना और सेनुआर रोहतास। इनमें से कौन सा चित्रकारी पेंटिंग बिहार से संबंधित नहीं है? तो इसका भी ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि देखिए मधुबनी और मंजूषा पेंटिंग बिहार से संबंधित है। मंजूषा और मधुबनी बिहार से संबंधित है, जबकि बार्ली महाराष्ट्र से। बार्ली कहाँ से? महाराष्ट्र से। जादव पाटिया कहाँ से संबंधित है? तो झारखंड कला है। इसका प्रचलन बिहार में सीमित है। जादव पाटिया कहाँ है? झारखंड। बार्ली महाराष्ट्र। मधुबनी मंजूषा बिहार। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? तो भगवत गीता को अपनी माता कहा था। भगवत गीता को क्या कहा था? अपना माता कहा था। जॉन रस्किन की अनटू द लिस्ट हेनरी डेविड थोरो के विचार आदि से प्रभावित थे। वे सत्य को ईश्वर
का रूप मानते थे। इतालवी यात्री निकोलो कॉन्टी ने किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा किया था? तो देवराय प्रथम के काल में। इतालवी मतलब कि इटली से आया था निकोलो कॉन्टी, विजयनगर की यात्रा किया था, 1420 में किया था। ठीक है। और अब्दुल रजाक के बारे में सुनते होंगे, तो वो देवराय द्वितीय के काल में 1422 से 1446 के बीच में आया था। 1420 में निकोलो कॉन्टी देवराय प्रथम में आया था, और देवराय द्वितीय 1422 से 1486 में विजयनगर आया था। अकबर द्वारा स्थापित अनुवाद विभाग में सबसे पहले किन पुस्तकों का अनुवाद किया गया? तो ये किया गया सिंहासन, बतीसी, अथर्ववेद और बाइबल। अकबर द्वारा स्थापित अनुवाद विभाग में सबसे पहले किन पुस्तकों का अनुवाद किया? तो सिंहासन, बतीसी, अथर्ववेद और बाइबल। जवाहरलाल नेहरू ने बिहार के किस जिले में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदारों से अंग्रेजों सेवा छोड़ने का आग्रह किया था? तो सारण। जवाहरलाल नेहरू ने बिहार के किस जिले में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदारों से अंग्रेजी सेवा छोड़ने का आग्रह किया था? तो वो किया था सारण। 1857 की क्रांति के बिहार के नायक कुंवर सिंह की गिरफ्तारी कर अंग्रेजी सरकार ने कितने रुपये का इनाम रखा था? तो वो रखा था 25,000 रुपया। कितना? 25,000 रुपया। 1857 की क्रांति पर बिहार के नायक कुंवर सिंह की गिरफ्तारी पर अंग्रेजी सरकार ने कितने रुपये का इनाम रखा था? 25,000 रुपया। केंद्र सरकार द्वारा 2021 में घोषित पद्म पुरस्कार में बिहार के कितने लोग चयनित हैं? तो वो चयनित हैं टोटल 6। केंद्र सरकार द्वारा 2021 में घोषित पद्म पुरस्कारों में बिहार के कितने लोग सम्मानित किया गया? तो 6 लोगों को। विकसित बिहार के 7 निश्चय योजना में से छठी योजना शौचालय निर्माण घर का सम्मान के तहत राज्य का कितना जिला ODRF किया जा चुका है? तो वो है 38 जिला। 38 जिला को ODRF किया गया है। विकसित बिहार के 7 निश्चय योजना में छठी योजना शौचालय निर्माण घर का सम्मान के तहत राज्य का कितना जिला ODF किया जा चुका है? तो 38 जिला। 38 जिला। बिहार बजट को छोड़ दीजिए, आर्थिक सर्वेक्षण भी छोड़ दीजिए। कारखाना बिहार संशोधन अधिनियम 2020 में किए गए संशोधन के तहत विद्युत चालित कारखानों में कर्मचारियों की संख्या 10 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 20 कर दिया गया है। कारखाना बिहार संशोधन अधिनियम 2020 में किए गए संशोधन के तहत विद्युत चालित कारखानों में कर्मचारियों की संख्या 10 से बढ़ाकर 20 कर दिया गया है। देखते हैं 140 नंबर क्वेश्चन। बिहार का प्रथम आधुनिक स्कूल कब और कहाँ खोला गया? तो 1835 में पटना में। बिहार का प्रथम आधुनिक से स्कूल कब और कहाँ खोला गया? तो 1835 में पटना में। यहाँ से सारे मैथ के क्वेश्चन हो गए हैं, तो आप लोग इसको बनाएंगे और बना के मुझे कमेंट बॉक्स में इसके आंसर भेजेंगे। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट जो कि है 10। आइए हम लोग प्रैक्टिस सेट संख्या 10 अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा किया गया था? तो पल्लवों के द्वारा किया गया था। पल्लवों के द्वारा। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा कराया गया था? तो पल्लवों के द्वारा कराया गया था। कुषाण शासक कनिष्क बौद्ध धर्म के किस शाखा का अनुयायी था? तो वो महायान शाखा का था। कुषाण शासक कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? तो महायान का था। ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है? 36। ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है? तो है 36। तो कितनी बार का उल्लेख किया गया है? तो 36। 1833 के चार्टर एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसके ऑप्शन ई हो जाएंगे। क्यों? 1833 के चार्टर एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन हम लोग को पहचानने कह रहा है। तो देखिए बी और सी और डी, बी सी और डी ये क्या है? असत्य कथन है। 1833 के देख लीजिए पहले बी और सी में क्यों कथन असत्य है।
1833 के चार्टर एक्ट से चाय चीनी के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। वहीं कंपनी का ऋण भारत सरकार ने अपने ऊपर ले लिया। साथ ही भारत सरकार को कंपनी के सभी शेयर होल्डरों को 10.5% लाभांश देना था। चाय और चीनी के साथ व्यापार कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। ये बात सही था। लखनऊ पैक्ट 1916 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें भी असत्य कथन पहचानने कर रहा है, तो इसका भी ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि विकल्प में दिए गए सभी कथन क्या हैं? सही हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन सा कथन है 1916 का लखनऊ पैक्ट के से रिलेटेड। यह पहला अवसर था जब मुस्लिम लीग कांग्रेस का अधिवेशन एक साथ हुआ, बिल्कुल सही। इसमें नरम दल गरम दल भी सम्मिलित हो गए, इसमें भी सही। मुस्लिम लीग कांग्रेस के बीच समझौता हुआ, बिल्कुल सही। कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने और मुस्लिम लीग की अध्यक्षता मोहम्मद अली ने किया। ये सारे के सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखेंगे छठा। नवीनतम खोजों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर क्या है? तो वो है राखीगढ़ी। नवीनतम खोजों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर क्या है? तो राखीगढ़ी। पुस्तक द स्पिरिट ऑफ इस्लाम के लेखक कौन है? तो सैयद अमीर अली। कौन है? सैयद अमीर अली। पुस्तक द स्पिरिट ऑफ इस्लाम के लेखक कौन है? तो सैयद अमीर अली। सैयद अमीर अली। 8 नंबर, गांधी जी का व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने की घोषणा कब किया गया? तो ये किया गया 11 अक्टूबर 1940। गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने की घोषणा कब की? तो 11 अक्टूबर 1940। ब्रिटिश ऑफ हाउस कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो वो था बेमोस चंद्र बनर्जी। बेमोस चंद्र बनर्जी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाला, ये सिर्फ चुनाव लड़ने वाला कह रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब अगला सवाल 10 नंबर, त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो वो चुना गया त्रिपुरी संकट के बाद राजेंद्र प्रसाद को। राजेंद्र प्रसाद को। स्वतंत्रता आंदोलन में लीडर समाचार पत्र निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? ये शुरू किया था मदन मोहन मालवीय ने। स्वतंत्रता आंदोलन में लीडर समाचार पत्र निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? तो मदन मोहन मालवीय ने। बंगाल में ब्लैक होल का घटना में कितने लोगों का मृत्यु हो गया? तो 123। देखिए, आज आप लोग को हम ब्लैक होल का घटना समझाते हैं क्या हुआ। एक्चुअली में ये घटना हुआ भी है या नहीं, ये इस पर प्रमाण नहीं मिले हैं, माने साक्ष्य नहीं है, फिर भी देखते हैं। क्या हुआ था कि बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला, उसने 146 लोगों को, अंग्रेजी बंदियों को एक छोटे से कमरे में 20 जून 1756 को बंद कर दिया। कितने लोगों को? 146 लोगों को छोटे से कमरे में 146 लोगों को 20 जून 1756 को ठूंस दिया। जब 23 जून को, कब? 23 जून को कमरा खोला गया तो उसमें से मात्र 23 लोग ही जिंदा रहे। 23 जून को खोला गया, कितने लोग जिंदा थे? 23 लोग ही जिंदा रहे। जीवित रहने वाले में हॉलवेल भी था, जिसने इस घटना का वर्णन किया था। प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो ये तो पता ही होगा कि 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ। नगर और उनके संस्थापक के नाम सही जोड़े का बताना है। तो देखिए, कौन से नगर को कौन सा स्थापना किया था। इसमें 3 ही दिया है। मैं आप लोगों को ना इसका ऑप्शन बता देता हूँ कि ए होगा मुंबई। मुंबई ने ओरलॉर्ड ऑगजियर ने संस्थापक किया था, और कलकत्ता में भी सही है, और मद्रास का भी चाहिए। तो देखिए, मैं आज आपको कुछ शहरों के संस्थापक का नाम याद करवाता हूँ। याद करिए, कोलकाता जॉर्ज चरनॉक। मुंबई ओनाल्ड ऑगजियर मुंबई ओनाल्ड ऑगजियर। चेन्नई फ्रांसिस डे। भोपाल राजा भोज। नई दिल्ली एडविन लुटियन। दोस्तों, ये दिल्ली नहीं है, ये नई दिल्ली है, एडविन लुटियन। और आगरा सिकंदर लोदी। इंदौर अहिल्याबाई। फिर से देखेंगे, कोलकाता जॉर्ज चरनॉक। मुंबई ओनाल्ड ऑगजियर। चेन्नई फ्रांसिस डे। भोपाल राजा भोज। नई दिल्ली एडविन लुटियन। आगरा सिकंदर लोदी। इंदौर अहिल्याबाद। समझ गए? क्लाइव के बारे में निम्न कथन
निम्न कथन कौन सा सत्य है? तो सारे के सारे कथन सत्य हैं दोस्तों। बंगाल का पहला गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल में द्वैध शासन लागू किया था, आत्महत्या करने वाला प्रथम गवर्नर था, इतना पाप ही किया था कि इसने आत्महत्या कर लिया। बक्सर युद्ध के बाद पुनः बंगाल का गवर्नर बना। भारत में पुलिस सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है दोस्तों? तो ये माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। भारत में पुलिस सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। भारत में प्रथम रेलवे लाइन की लंबाई कितनी थी? तो ये थी 43 किलोमीटर। भारत में प्रथम रेलवे लाइन की लंबाई कितनी थी? तो 43 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन एक 1857 में ब्रिटिश के खिलाफ बगावत में मुख्य रूप से उठ खड़ी हुई? तो वो हुई अवध रेजिमेंट। अवध रेजिमेंट। निम्न में से कौन एक 1857 में ब्रिटिश के खिलाफ बगावत में मुख्य रूप से खड़ी हुई? तो अवध रेजिमेंट। यंग इंडिया में वर्ष 1922 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ 4 उत्तेजनात्मक लेख लिखने में एवं प्रकाशित करने के विरुद्ध किसे अभियुक्त बनाया गया? तो ये बनाया गया ई ऑप्शन। क्यों? क्योंकि देखिए, पहले क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। यंग इंडिया में वर्ष 1922 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ 4 उत्तेजनात्मक लेख लिखने एवं प्रकाशित करने के विरोध में किसे अभियुक्त बनाया गया? तो इसका तो हो जाएगा ऑप्शन ई। यंग इंडिया में वर्ष 1922 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ 4 उत्तेजनात्मक लेख लिखने एवं प्रकाशित करने के विरुद्ध महात्मा गांधी, किनको? महात्मा गांधी, शंकर लाल नायर को अभियुक्त बनाया गया। इस केस में महात्मा गांधी को 6 वर्ष का सजा दिया गया। महात्मा गांधी ने टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर कब नामित हुए? तो वो हुए 1930 में। महात्मा गांधी के टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर कब नामित हुए? तो 1930 में। जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा था, कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था? तो ये बोला था अल्बर्ट आइंस्टीन। जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा था कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था? गांधी जी को महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने और राष्ट्रपति सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने इन्हें अर्धनग्न फकीर कहा था। और अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसा शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था। वापस वेदों की ओर लौटो का आह्वान किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। वापस वेदों की ओर लौटो किसने आह्वान किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ब्रिटिश भारत में रजवाड़ों में ने चेंबर ऑफ प्रिंसेज की स्थापना कब और किसके लिए किया गया? तो 1921 में ब्रिटिश मार्गदर्शन के साझे हितों पर विमर्श हेतु ब्रिटिश भारत में रजवाड़ों ने चेंबर ऑफ प्रिंसेज की स्थापना कब और किस लिए की थी? तो 1921 में ब्रिटिश मार्गदर्शन में साझे हितों पर विमर्श हेतु। रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार ने कब दी, जिसे उन्होंने 1919 में वापस कर दिया? 1919 में वापस कर दिया था और 1915 पे उनको नाइटहुड की उपाधि मिली थी। मुस्लिम लीग का अगस्त प्रस्ताव के संबंध में क्या रुख नहीं रहा? तो वो रहा डोमिनियन स्टेट का दर्जा मांगा गया। मुस्लिम लीग का अगस्त प्रस्ताव के संबंध में क्या रुख नहीं रहा? तो डोमिनियन स्टेट का दर्जा मांगा गया। देख लीजिए उसको, क्वेश्चन को एक बार फिर से, इसका सॉल्यूशन। मुस्लिम लीग ने लॉर्ड लिंथगो की अगस्त घोषणा में अल्पसंख्यकों संबंधी आश्वासन का स्वागत तो किया, लेकिन अलग देश की मांग नहीं माने जाने पर इसे अस्वीकार कर दिया। लीग ने भारत के विभाजन को समस्या का अस्थायी हल भी माना। वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में किस स्थान पर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया? मतलब HRA का नाम बदल के HSRA कर दिया गया। कहाँ कर दिया गया? ये तो कर दिया गया 1928 में, लेकिन कहाँ किया गया? तो ये किया गया दिल्ली के लाल किला में। एक्चुअली दिल्ली के लाल किला नहीं होना चाहिए, दिल्ली के फिरोज शाह कोटाला में होना चाहिए। दिल्ली के फिरोज शाह कोटाला में नाम बदला गया। 1887 के बाद लॉर्ड डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या कहकर संबोधित किया? तो राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहकर संबोधित किया। 1887 के बाद लॉर्ड डफरिन ने भारत राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या कहकर संबोधित किया? तो लॉर्ड डफरिन ने देशद्रोहियों की संस्था बोलकर किया।
निम्नलिखित में से किस आयोग का संबंध ब्रिटिश भारत में अकाल से नहीं है? तो हॉलैंड समिति 1916। हॉलैंड समिति 1916। निम्नलिखित में से किस आयोग समिति का संबंध ब्रिटिश भारत में अकाल से नहीं है? तो हॉलैंड समिति 1916। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को निम्नलिखित में से किस वर्ष अभियोग चलाकर सजा दी गई? तो वो दी गई 1908 में। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को निम्नलिखित में से किस वर्ष अभियोग चलाकर सजा दिया गया? तो दिया गया 1908 में। लोकमान्य तिलक पर ब्रिटिश सरकार ने 1897, 1908 और 1916 में अभियोग चलाया। 1897 में मैंने 3 बार इनको अभियोग चला, 1897, 1908, 1916 में भी चला। लेकिन 1897 में 18 माह का सजा हुआ, 1908 में 1000 जुर्माना और मांडले जेल भेजा गया और 1916 में जेल नहीं भेजकर साधारण दंड दिया गया। तिलक पर सरकार के विरुद्ध लिखने का कारण मुकदमा चला था। एक बार देख लेंगे फिर से। 1897 याद रखेंगे और 1916 याद रखेंगे। 1897 में क्या हुआ? 18 माह का सजा हुआ और 1908 में क्या हुआ? 1000 का जुर्माना लगा और मांडले जेल भेज दिया गया और 1916 में कम ही जुर्म दिया गया, खाली थोड़ा बहुत दंड देके छोड़ दिया गया। 1897 की क्रांति के बाद शासन में हुए बदलाव के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो ये है भारत सचिव की सहायता हेतु भारत में एक परिषद गठित हुई। 1857 के क्रांति के बाद शासन में हुए बदलाव के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। तो भारत सचिव की सहायता हेतु भारत में एक परिषद गठित हुई। जनता को राजनीतिक संघर्ष के लिए तैयार करने हेतु देश भ्रमण के दौरान गांधी जी को कोलकाता से किस वर्ष गिरफ्तार किया गया? तो ये किया गया 1929 में। ये कब किया गया? 1929 में। जनता को राजनीतिक संघर्ष के लिए तैयार करने हेतु देश भ्रमण के दौरान गांधी जी को कोलकाता से किस वर्ष गिरफ्तार किया गया? तो 1929 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना वर्ष 1875 में कहाँ की गई? तो न्यूयॉर्क में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना वर्ष 1875 में कहाँ की गई? तो न्यूयॉर्क में। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है कि राजा कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना संस्कृत भाषा में की थी? तो जाम्बवती कल्याणम का, जाम्बवती कल्याणम। राजा कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना संस्कृत भाषा में की थी? तो जाम्बवती कल्याणम। तुलुगमा युद्ध नीति का प्रयोग किस युद्ध में मुगलों ने किया था? तो ये किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। पानीपत के प्रथम युद्ध में तुलुगमा युद्ध नीति का प्रयोग किस युद्ध में मुगलों ने किया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में। किस आंदोलन के दौरान नूरुल हसन ने पटना में प्रांतीय विधायिका से त्याग पत्र दिया था? तो खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन। किस आंदोलन के दौरान नूरुल हसन ने पटना में प्रांतीय विधायिका से त्याग पत्र दिया? तो खिलाफत आंदोलन। कुमायूं हिमालय निम्न में किन नदियों के बीच स्थित है? तो वो स्थित है सतलज और काली। सतलज और काली। कुमायूं हिमालय निम्न में किन नदियों के बीच स्थित है? तो सतलज और काली। भारत का ओसनिक नेशनल पार्क स्थित है। भारत का ओसनिक नेशनल पार्क कच्छ में स्थित है। भारत का ओसनिक नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो कच्छ में। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी एनजीटी की स्थापना कब की गई? तो 2010 को। 18 अक्टूबर 2010 को किया गया था। 18 अक्टूबर 2010 को एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का स्थापना किया गया। निम्न में से कौन सा रोपण फसल का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन ई। देखिए, रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। भारत में चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण फसल है। नल्ला मलाई की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो नल्ला मलाई की पहाड़ी आंध्र प्रदेश में स्थित है। नल्ला मलाई पर्वत पूर्वी आंध्र प्रदेश राज्य में पूर्वी घाट की घाटियों एवं समांतर पर्वत श्रेणियों में स्थित है। कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित ये पहाड़ियाँ उत्तर से दक्षिण की ओर बंगाल की खाड़ी के कोरोमंडल तट के समानांतर स्थित है। इनकी कुल लंबाई लगभग 430 किलोमीटर है। इस पर्वत
पर्वतीय क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा स्फटिक और स्लेट पत्थरों का बना है और यह पूर्वी घाट के पर्वतीय परिदृश्य का उदाहरण है। अष्टमुधि झील किस राज्य में स्थित है? अष्टमुधि झील किस राज्य में स्थित है? तो ये झील है केरल में। कहाँ है अष्टमुधि झील? केरल में। केरल में। अब देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित घास के मैदान के मानचित्र के अनुसार उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाएं, माने उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाने कह रहा है। तो देखिए पंपास जो है, पहले ये जान लीजिए कि कहाँ है। तो ये अर्जेंटीना और उरुग्वे में है। पंपास कहाँ है? तो अर्जेंटीना और उरुग्वे में है। कैंपोस कहाँ है? ब्राजीलियन उच्च भूमि में है। कैंपोस कहाँ है? तो ब्राजीलियन उच्च भूमि में है। सिलवास कहाँ है? तो अमेजन बेसिन में है। सिलवास कहाँ है? तो अमेजन बेसिन में है। लानोज कहाँ है? तो वेनेजुएला में है। तो जो उत्तर से दक्षिण में सरियाएगा वो होगा 1 4 2 3। निम्न में से कौन सा हिंद महासागर की गर्म जलधारा नहीं है? कौन सा गर्म जलधारा नहीं है? तो ई ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि फ्लोरिडा धारा जो कि फ्लोरिडा अटलांटिक की गर्म धारा है, जबकि हमबोल्ट प्रशांत महासागर की ठंडा जलधारा। हमबोल्ट कहाँ की जलधारा है? प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। और पूछ रहा है कि गर्म जलधारा कौन नहीं है। ठीक है, तो विषुवतीय रेखा तो गर्म ही होता है, अग्रहास गर्म ही होता है, और हमबोल्ट क्या है? हमबोल्ट प्रशांत महासागर की एक ठंडी जलधारा है। थोड़ा देख लीजिएगा, लेकिन आप लोग को अभी कुछ बता दिया हूँ। निम्न में इस टाइप के क्वेश्चन को मैं एक दिन अच्छे से क्लियर कर दूंगा, अभी इसके लिए स्थिर रहिए। निम्न में फिलहाल ये ऑप्शन ई याद रखिए। निम्न में से यूरेशिया में पाए जाने वाले शीतोष्ण घास के मैदान की पहचान कीजिए। तो वो हैं स्टेपीज। वो हैं स्टेपीज। तो स्टेपीज जो हैं कहाँ हैं? तो शीतोष्ण घास का मैदान है। देखिए डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में है, प्रेरीज अमेरिका में है, प्रेरीज अमेरिका में है, बेल्ट्स दक्षिण अफ्रीका में है। बिहार में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला है, बिहार में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला जहानाबाद है। जहानाबाद, अब वो भी ये एक्चुअली इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है तो छोड़ ही दीजिए। 2019-20 में चावल के उत्पादन करने वाले बिहार के शीर्ष 3 जिला कौन से हैं? इसको भी छोड़ दीजिए आप। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को स्पर्श करता है? तब वो है उत्तर प्रदेश। वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है अधिकतम राज्य सीमाओं से स्पर्श करता है। उत्तर प्रदेश के उत्तर में नेपाल, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और दक्षिण में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, पूरब में बिहार और झारखंड की सीमा मिलती है। ये टोटल 8 राज्यों से सीमा साझा करती है। दमन गंगा निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीन नाम है? तो ताप्ती नदी का। दमन गंगा निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीन नाम है? तो ताप्ती नदी। गंगा और ब्रह्मपुत्र को संयुक्त प्रवाह को किस नाम से जाना जाता है? तो ये मेघना, और जानते हैं कि मेघना बांग्लादेश में मिलती है दोनों। अब हम देखेंगे 50 नंबर का क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सरहुल किस जनजाति द्वारा मनाए जाने वाला पर्व है? तो ये है मुंडा। सरहुल किस जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है? तो मुंडा। मंगलम सिंचाई परियोजना किस राज्य की महत्वपूर्ण परियोजना है? तो संथाल। मंगलम परियोजना केरल के पालकोड में भारतपुजा नदी पर बनाया गया महत्वपूर्ण परियोजना है। तो केरल याद रखिएगा, ये संथाल में गलत से इसमें आंसर में लिखा हुआ है। तो मंगलम सिंचाई परियोजना कहाँ है? तो केरल में है। ठीक है। वामन, भारत की एल्युमिनियम कंपनी और उसकी अवस्थिति के सुमेलित उत्तर पहचान कीजिए। तो बामन का आंसर ई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए बालको जो है छत्तीसगढ़ के कोरबा में स्थित है। बालको कहाँ है? छत्तीसगढ़ के कोरबा में स्थित है। बालको को छत्तीसगढ़ के कोरबा में स्थित है। हिंडाल्को कहाँ है? तो हिंडाल्को दोस्तों उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में स्थित है। याद रखिए, बालको कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ के कोरबा में स्थित है। हिंडाल्को उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में स्थित है। और इंडियन एल्युमिनियम कंपनी कहाँ है? तो ये है दोस्तों उड़ीसा के हीराकुंड में। और नालको दक्षिण उड़ीसा के कोरापुट जिले में है। नालको कहाँ है? तो दक्षिण उड़ीसा के कोरापुट जिला में। दक्षिण उड़ीसा के कोरापुट जिला में नालको है। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी कहाँ है? तो उड़ीसा के हीराकुंड में। हिंडाल्को कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में। बालको कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में कोरबा में, छत्तीसगढ़ के कोरबा में।
एक बार फिर से देखेंगे इसको और याद रख लेंगे। बालको कहाँ है तो छत्तीसगढ़ में कोरबा में है। हिंडाल्को कहाँ है तो उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में है। इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी कहाँ है तो उड़ीसा के हीराकुंड में है। नालको कहाँ है तो दक्षिण उड़ीसा के कोरापुट में है। निम्नलिखित महत्वपूर्ण पत्रों एवं उससे संबंधित देश का सही मिलान करें। तो इसका सही मिलान हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहला का सी यानी कि काहिरा मिस्र में, और ऑकलैंड न्यूजीलैंड में, मुरमांस्क रूस में, और लिस्बन पुर्तगाल में। ऐसे भी आप लोग को पुर्तगाल लिस्बन में है ये तो पता ही होगा। काहिरा मिस्र में, न्यूजीलैंड ऑकलैंड में, बाकी मुरमांस्क बच गया तो वो हो जाएगा रूस में। सवाना तुल जलवायु निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती है? तो उसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई। देखिए, सवाना तुल जलवायु का विस्तार दोनों ही गोलार्ध में जो 5 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांशीय से लेकर 15 से 20, 5 से 10 से लेकर 15 से 20 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के मध्य भाग में पाया जाता है। इसे सूडान तुल्य जलवायु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूडान तुल्य जलवायु भी कहते हैं। इसका क्षेत्र अफ्रीका विषुवत रेखा के उत्तर एवं दक्षिण मध्य ब्राज़ील, पराग्वे, वेनेजुएला, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं भारत है। माने इसमें लगभग सभी हैं। बिहार में गंगा नदी में पश्चिम से पूरब की ओर मिलाने वाली नदियों का सही क्रम क्या है? तो करमनासा, घाघरा, सोन, गंडक। बिहार में गंगा नदी में पश्चिम से पूरब की ओर मिलने वाली नदियों का सही क्रम क्या है? तो करमनासा, घाघरा, सोन और गंडक। भारत का उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? तो राज्यसभा का, आर्टिकल 64 के तहत। केंद्र सरकार के मंत्रियों के व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निम्नलिखित में से किसके प्रति होता है? देखिए, यहाँ व्यक्तिगत पूछा है तो राष्ट्रपति हो जाएगा। व्यक्तिगत संसदीय प्रणाली की एक मुख्य विशेषता है कि मंत्रियों को सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति होता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से पूछे तो राष्ट्रपति के प्रति होता है। संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। जिसका प्रधान कौन होगा? तो प्रधानमंत्री। कौन से आर्टिकल के तहत? 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए क्या होना चाहिए? मंत्रिपरिषद होगा। और 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पे करेगा। तो आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 आप याद रखेंगे। 74 कहता है कि राष्ट्रपति को मदद करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा और 75 आर्टिकल में कहा है कि उस मंत्रिपरिषद का जो प्रधानमंत्री होगा उसका नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों को प्रधानमंत्री की सलाह पर। महाधिवक्ता के पद का उल्लेख संविधान का कौन सा अनुच्छेद किया गया है? तो ये 165 अनुच्छेद। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका की शुरुआत हुई उस समय भारत के प्रधान न्यायाधीश कौन थे? तो उस वक्त प्रधान न्यायाधीश P.N. भगवती थे। कौन थे? P.N. भगवती थे। जनहित याचिका क्या होता है? तो PIL इसी को कहते हैं। ठीक है, 1960 के दशक से शुरू हुआ था। संविधान सभा का आखिरी सत्र निम्नलिखित में से कब कब तक चला था? तो वो चला था 14 से 26 नवंबर 1949 तक। 14 से 26 नवंबर 1949 तक चला था। एक बार फिर से देख लीजिए इस क्वेश्चन को कि संविधान सभा का आखिरी सत्र 14 से 26 नवंबर 1949 तक चला था। हालांकि संविधान सभा आखिरी बार 24 जनवरी 1950 को बैठी जब सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। संविधान सभा का पहला सत्र 9 से 23 सितंबर 1946 तक चला था। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है सर्वोच्च न्यायालय राज्य के किसी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के किसी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत सरकार द्वारा भारत की संचित निधि से कोई धन निकाल सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई। क्यों? क्योंकि देखिए, संविधान का जो अनुच्छेद 114 है इसके अंतर्गत कहता है कि संसद में विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद ही सरकार संचित निधि से कोई धन निकाल सकता है। निम्नलिखित संसदीय समितियों में से सदस्यों की संख्या के आधार पर सबसे बड़े संसदीय समिति कौन सी है? तो वो है विभागीय स्थायी समिति। निम्नलिखित संसदीय समितियों में से सदस्यों की संख्या के आधार पर सबसे बड़े संसदीय समिति कौन सी है? तो विभागीय संसदीय समिति।
अभी आप लोग को हम कुछ समितियां बताते हैं। जैसे विभागीय स्थायी समिति हो गया, तो इसमें ना टोटल 31 सदस्य होते हैं, जिसमें 21 लोकसभा से होंगे और प्लस 10 राज्यसभा से होंगे। मैं 21 प्लस इस तरह से लिखूंगा, पहला लोकसभा का लिखूंगा, दूसरा राज्यसभा का लिखूंगा। टोटल विभागीय स्थायी समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 31 सदस्य होते हैं। अगर हम प्राक्कलन समिति की बात करें तो प्राक्कलन में 30 सदस्य होते हैं, इसमें सारे के सारे लोकसभा से ही होते हैं। 30 सदस्य प्राक्कलन समिति में किसके किसके होते हैं? तो लोकसभा के ही होते हैं। सरकारी उपक्रम समिति, सरकारी उपक्रम समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा के होते हैं। लोक लेखा समिति में भी 22 सदस्य होते हैं, सेम स्ट्रक्चर है 15 प्लस 7 का। 31 विभागीय समिति, 21 प्लस 10, प्राक्कलन में 30 के 10 लोकसभा, सरकारी उपक्रम में 22 यानी 15 प्लस 7, लोक लेखा समिति में 22 यानी 15 प्लस 7। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीला के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। भारतीय संविधान के विषय में उपरोक्त कथन निम्न में से किसका है? तो केसी वियर का है, केसी वियर का है। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीला के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, यह केसी वियर का है। एक सेकंड रुक जाइएगा, थोड़ा सा हम देख लें। ये फिर से गड़बड़ हो गया है, ठहर जाइए एक मिनट, इसको मैं कलर को चेंज कर लूँ क्योंकि समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा कलर सही है। एक सेकंड रुक जाइए, चलिए यही कलर ले लेते हैं। आइए, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या है? पंचायती राज का मूल उद्देश्य क्या है? तो इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य स्थानीय जनता में विकास में जन भागीदारी एवं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करना है। भारत में पंचायती राज शब्द का अभिप्राय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 243 से 243 ना, मतलब ये सब क्लॉज 243 ना, ये वाला ना मैं बोल रहा हूँ, टाटा डाटा वाला ना द्वारा इसे संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया गया है। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था रॉबर्ट ओपेनहेमर ने। रॉबर्ट ओपेनहेमर ने। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो ये है कैडमियम। कैडमियम दोस्तों रेडियोधर्म तत्व नहीं है। बाकी जो आप यूरेनियम, थोरियम, रेडियम देख रहे हैं, ये सारे के सारे रेडियोधर्मी तत्व हैं। उस यौगिक को चिन्हित करना है जिसमें आयनिक सहसंयोजक और उप सहसंयोजक वाले आबंध हैं। तो ये हैं ऑप्शन ई, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड एवं अमोनियम ब्रोमाइड में वैद्युत संयोजक, सहसंयोजक एवं उप संयोजक वाले आबंध होते हैं। कौन से? अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम ब्रोमाइड, ये दोनों ही ऑप्शन सही हो जा रहा है। रेडियो एक्टिव युक्त गैस कौन सी है? रेडियो एक्टिव युक्त गैस कौन सी है? तो वो है आरएन, रेडॉन। कौन है? रेडॉन। रेडॉन का परमाणु संख्या दोस्तों 86 होता है। इसका उपयोग रेडियोथेरेपी के रूप में कैंसर के इलाज में किया जाता है। हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं? तो प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। हाइड्रोजन की खोज आप लोग को पता होगा कि हेनरी कैवेंडिश ने किया था। भूपर्पटी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? इसमें तो बता देते OCl फेंकाना, यानी तो आप लोग को पता हो जाएगा, तो तब बता देंगे कि ऑक्सीजन ही होगा, क्योंकि वो मतलब ऑक्सीजन ही होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक मजबूत होता है? तो ग्रेफीन मजबूत होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक मजबूत होता है? तो ग्रेफीन। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन को आप अगर जलाइएगा तो क्या बनेगा? तो वो बन जाएगा पानी। हाइड्रोजन को आप पानी में करेंगे तो H2O बन जाएगा। माने हाइड्रोजन को अगर आप जलाएंगे, माने हाइड्रोजन को आप जलाइएगा कैसे? ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, इसलिए वो पानी बन जाएगा H2O। निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। इसको क्या करते हैं कि हम लोग ऑपरेशन के पूर्व मरीज को बेहोश करने में किया जाता है। और बाकी जितने भी हैं TNT, TNG, TNP, सारे के सारे विस्फोटक ही हैं। ऑक्टेन संख्या की गुणवत्ता का मापक है।
ऑक्टेन संख्या की गुणवत्ता का मापक पेट्रोल है। ऑक्टेन संख्या किसकी गुणवत्ता का मापक है? तो पेट्रोल का। निम्न में से कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है? तो वो है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट रासायनिक उर्वरक नहीं है। जिस रूप में पौधा नाइट्रोजन प्राप्त करता है वह है, नाइट्रोजन का कौन सा रूप है प्राप्त करता है? तो नाइट्रेट को प्राप्त करता है। नाइट्रेट। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वो क्या है? नाइट्रेट। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है तो गैस एवं द्रव्य में। गैस एवं द्रव्य में। देखिए एक चीज़ बताता हूँ, इससे तो आपको रेडिएशन, कंडक्शन और कन्वेक्शन आपको हम कुछ याद कराते हैं, कुछ पॉइंट्स। देखिए एक निकाय से दूसरे निकाय में ऊष्मा का स्थानांतरण या निकाय के किसी एक भाग से दूसरे भाग में ऊष्मा का स्थानांतरण तापांतरण के कारण होता है। इसके 3 विधियां होता है। जैसे मान के चलिए आपका एक हाथ है और दूसरा हाथ है। एक हाथ अगर गर्म है, दूसरा हाथ ठंडा है, तो आप अपने गर्म वाले हाथ से ठंडे वाले हाथ में अगर ट्रांसफ़र करते हैं तो इसी को क्या कहा जाता है? रूपांतरण का कारण, माने हीट ट्रांसफ़र बोला जाता है। और हीट ट्रांसफ़र, जैसे आपका एक गर्म हाथ है ना और दूसरा ठंडा हाथ है ना, तो इन दोनों को मतलब कि ट्रांसफ़र करने के लिए हीट को 3 विधियां होता है। एक कंडक्शन जिसको चालन कहते हैं, एक कन्वेक्शन जिसको संवहन कहते हैं, एक रेडिएशन को जिसको विकिरण कहते हैं। जैसे देखिए अब अपना एक हाथ जो गर्म वाला हाथ है उसको आप लेके आइए, अगर वो टच मत कराइए, ऐसे ही आपको ट्रांसफ़र हो जाए तो वो कहला जाएगा विकिरण। अगर आपका वो जो हथेली है उसको सटाने पे मतलब कंडक्शन, दोनों ही हाथ को सटाएंगे तो वो कंडक्शन होगा। एक बार बढ़िया से देख लीजिए बुक में जो लिखा है। पहले कह रहा है कि चालन। चालन के द्वारा ऊष्मा पदार्थ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थों के कणों को अपने स्थान में परिवर्तित किए बिना पहुंचती है। ठोस में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा ही होता है। जैसे आपका दोनों हाथ हथेली क्या है? दोनों ही हथेली सॉलिड है। दोनों को टच करेंगे तो दोनों ही टच में एक मतलब उसका हर एक अणु एक दूसरे को गर्म करते हुए आगे बढ़ेगा। तो जो ठंडा वाला हथेली है उस तक गर्मी पहुंच जाएगा। संवहन में क्या होता है कि इस विधि में ऊष्मा का संचरण पदार्थ के कणों के स्थानांतरण के द्वारा होता है। अब गैसों एवं द्रव्यों में ऊष्मा का संचरण संवहन विधि द्वारा होता है। जैसे आप पानी को गर्म करते हैं तो जब पानी को मतलब कटोरी में गर्म करते हैं तो नीचे सतह वाला उसका जो पानी का जो सबसे नीचे वाला लेयर है वो पहले गर्म होगा। अब वो गर्म होकर बुलबुले की तरह देखते होंगे कि ऊपर उठ गया, तो ऊपर उठ गया वो बुलबुला ना, तो वो उसका पानी का जो अणु है वो ऊपर उठ के चला गया। अब ऊपर उठ गया तो ऊपर वाला जो पानी का लेयर, ऊपर वाला जो पानी के लेयर का जो अणु था वो नीचे चला गया। अब फिर वो जब नीचे चला गया, सतह पे चला गया, फिर वो गर्म हो गया, फिर वो उठा। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि जो अणु है एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर रहा है। और ये ट्रांसफ़र सिर्फ और सिर्फ लिक्विड या गैस में ही हो सकता है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि सॉलिड में हम ट्रांसफ़र कर देंगे तो सॉलिड में बाबू ट्रांसफ़र नहीं होता है, मतलब सॉलिड में चलता नहीं है, सॉलिड में सिर्फ ट्रांसफ़र हो सकता है। अब जैसे आपका हाथ है तो हाथ का जो मान के चलिए कोई सेल है वो चल के थोड़ी ना बहुत दूर चला जाएगा, वो वहीं पे रहेगा, बस वो अपना ट्रांसफ़र कर देगा अपनी हीट को अगले सेल के पास, बस यही होगा। और विकिरण में होगा कि यह ऊष्मा स्थानांतरण का तीसरा तरीका है जिसके माध्यम की आवश्यकता ही नहीं होते। इसमें जैसे कि है आपको विकिरण में तो आपको कहीं सटाने की भी आवश्यकता नहीं है, ना ही इलेक्ट्रॉन इसमें चलेंगे, ये अपने आप ही गर्म हो जाएंगे। रेगिस्तान जैसे इसका एग्जांपल देख लीजिए, रेगिस्तान दिन में बहुत गर्म तथा रात में बहुत ठंडे होते हैं। इसी की वजह से निम्नलिखित अवस्थाओं में किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे? तो ये सूख जाएंगे 20% आर्द्रता और 60 डिग्री तापमान पे। 20% आर्द्रता और 60 डिग्री तापमान पे। निम्न में कौन सी यांत्रिक तरंग है? तो ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंग है। ध्वनि तरंगे क्या है? यांत्रिक तरंगे हैं। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे। अब अगला सवाल, मनुष्य के आहार नाल में का कौन सा भाग प्रमुख नहीं है? तो यकृत प्रमुख नहीं है। मनुष्य के आहार नाल का प्रमुख भाग कौन कौन है देख लीजिए। सबसे पहले मुख गुहा, फिर ग्रास नली, आमाशय, आंत। मुख नली देख लीजिए, मुख गुहा पहले तो मुख गुहा में होता है और उसके बाद ग्रास नली और आमाशय और आंत, इसके बाद आंत। ये सब इसके प्रमुख भाग हैं। 92 नंबर देखते हैं। अच्छा
82 नंबर देखते हैं। सिंधा नमक में कौन सा खनिज होता है? तो सोडियम होता है। सिंधा नमक में कौन सा खनिज होता है? तो सोडियम होता है। पसीना उस स्थिति में सबसे अधिक निकलता है, किस स्थिति में निकलता है? तो जब ताप अधिक हवा आर्द्र हो, जब ताप अधिक एवं हवा आर्द्र हो उसमें पसीना सबसे अधिक निकलता है। गैल्वेनाइज्ड लोहे पर पतली परत चढ़ाई जाती है, जैसे कि गैल्वेनाइज्ड लोहे पर पतली परत चढ़ाई जाती है, जैसे कि सीएनजी जो ऑटोमोबाइल में प्रयुक्त होता है उसमें सबसे ज़्यादा मौजूद क्या होता है? तो मीथेन होता है, CH4। सीएनजी जो ऑटोमोबाइल में प्रयुक्त होता है उसमें सबसे ज़्यादा मौजूद होता है CH4। तत्काल ऊर्जा प्राप्ति के लिए एक एथलीट तत्काल ऊर्जा प्राप्ति के लिए एक एथलीट को निम्नलिखित में से क्या लेना चाहिए? तो क्या लेना चाहिए दोस्तों? ये लेना चाहिए कार्बोहाइड्रेट। तत्काल ऊर्जा प्राप्ति के लिए एक एथलीट को निम्नलिखित में से क्या लेना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट। सिल्क निम्नलिखित में से किससे निर्मित होते हैं? सिल्क निम्नलिखित में से केराटिन से निर्मित होते हैं। किससे? केराटिन से। सिल्क केराटिन यानी कि प्रोटीन द्वारा निर्मित होता है। इसके अलावा नाखून वाला बाल इत्यादि भी केराटिन द्वारा ही निर्मित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लाइसोसोम में पाया जाता है? तो ये ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि देखिए लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने की थी। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो डी डुबे ने की थी। लाइसोसोम अधिकतर जंतु कोशिकाओं में मुख्य रूप से एंजाइम अभिक्रिया करने वाली कोशिकाओं में पाई जाती है। लाइसोसोम में अनेक एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे प्रोटियम प्रोटियम फॉस्फेटेज प्रोटीएज फॉस्फेज राइबोन्यूक्लिज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड माने सब पाए जाते हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? तो केवल स्ट्रोमा में। कहाँ समाप्त होती है? तो केवल स्ट्रोमा में। निम्नलिखित में किस बंधन द्वारा डीएनए की श्रृंखला बंधी होती है? तो हाइड्रोजन के बंध से, हाइड्रोजन बंधन से। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रोटीन संश्लेषण में अनिवार्य होता है? तो नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रोटीन संश्लेषण में अनिवार्य होता है? तो नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से सुमेलित करना है। तो देखिए हिस्टोलॉजी ऊतकों का अध्ययन होता है। हिस्टोलॉजी किसका अध्ययन होता है? तो ऊतकों का। और लिम्रोलॉजी झीलों तथा अलवणीय जल का पादपों का अध्ययन होता है। लिम्रोलॉजी झीलों तथा अलवणीय जलीय पादपों का अध्ययन होता है। और पेडोलॉजी मृदा संबंधी अध्ययन होता है। और सिल्वीकल्चर वन के वृक्षों तथा उत्पादों का अध्ययन होता है। निम्न में से किसे पादप एवं जंतु का संयोजक जीव कहा जाता है? तो ये कहा जाता है यूग्लिना। क्या कहा जाता है? यूग्लिना। इसमें जंतु की भांति कसाव अंग होते हैं, पादपों की भांति हरित लवक होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेते हैं। शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच कौन सा तत्व संतुलन बनाए रखता है? तो है फास्फोरस। शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच कौन सा तत्व संतुलन बनाए रखता है? तो फास्फोरस। जब ईस्ट द्वारा ग्लूकोज का किण्वन होता है तो अंतिम उत्पाद कौन सा बनता है? तो इथेनॉल तथा CO2। 96 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 96 कह रहा है कि वित्तीय वर्ष, इसको छोड़ देंगे, 2019-20 वाला भी छोड़ देंगे। बिहार के कितने प्रतिशत आबादी कृषि एवं उसके सहवर्ती क्षेत्रों में संलग्न है? तो वो है 74%। बिहार के कितने प्रतिशत आबादी कृषि एवं उसके सहवर्ती क्षेत्रों में संलग्न है? तो 74%। निम्न में उत्पादन के क्रियाशील साधन कौन से हैं? तो श्रम। निम्न में से उत्पादन के क्रियाशील साधन कौन से हैं? तो श्रम। निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर लागत नहीं है? तो वो है ब्याज। ये स्थिर लागत नहीं है। बाकी बीमा प्रीमियम, कच्चे माल की लागत, फैक्ट्री का किराया, ये स्थिर लागत हैं। भारत की अर्थव्यवस्था को निम्न में से किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो एक श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। एक श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। भारत में किस वर्ष
राष्ट्रीय आय की गणना जीडीपी की जगह जीबीए में बाजार मूल्य पर की जा रही है। तो 2015 जीडीपी का मतलब होता है आधार मूल्यों पर जीबीए प्लस उत्पादन कर सब्सिडी माइनस सब्सिडी। जीडीपी देख लीजिए क्या होता है, तो ये होता है आधार मूल्यों पर जीबीए और प्लस उत्पादन कर और माइनस सब्सिडी। 103 नंबर क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय का गणना में एक समस्या क्या आती है? तो असंगठित क्षेत्र आता है। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 3 जिलों का समूह का चयन करना है। तो वो हो जाएगा पटना, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा जिला में है। शेखपुरा की जनसंख्या है क्या है? 6.4 लाख है। आम बजट छोड़ ही दीजिए। इंदिरा गांधी आवास योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई? तो इंदिरा गांधी आवास योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में हुई। 7वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? तो चली 1985 से 1990 के बीच में। 1985 से 1990 के बीच में कौन सा पंचवर्षीय योजना चला? तो 7वीं। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी कि फेमा कब प्रभाव में आया? तो ये प्रभाव में आया जून 2000 को प्रभाव में आया फेमा। 109 नंबर, कृषि श्रमिकों व ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो डी 1986 से 87। कृषि श्रमिकों व ग्रामीणों श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष क्या है? तो 1986 से 87। समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। देखो, समन्वित बाल विकास परियोजना 1975 में शुरू की गई। यह योजना 6 सेवाओं की एक पैकेज है। पहला पूरक पोषण, दूसरा स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, पोषण व स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य चेकअप पर रेफरल सेवाएं, टीकाकरण, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, पूरक सेवाएं और स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा और स्वास्थ्य चेकअप। 111 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के वर्तमान महान्यायवादी को जून 2022 तक 1 वर्ष के लिए सेवा विस्तार दिया गया है। महान्यायवादी हैं ये क्या हैं? तो के वेणुगोपाल हैं। कौन है? के वेणुगोपाल। भारत के वर्तमान महान्यायवादी को जून 2022 तक 1 वर्ष के लिए सेवा विस्तार दिया गया है। तो किनको? के वेणुगोपाल को। स्टीफन लोफवेन ने किस देश के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये स्वीडन दे दिया है। स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन किस देश के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो स्वीडन। किस सोशल मीडिया ने भारत के लिए नए शिकायत अधिकारी के रूप में जेरेमी केसल की नियुक्ति की घोषणा की है? ट्विटर। किस सोशल मीडिया ने भारत के लिए नए शिकायत अधिकारी के रूप में जेरेमी केसल की नियुक्ति की घोषणा की है? तो ट्विटर। भारत में कोविड-19 के 100% टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला शहर कौन सा है? तो भुवनेश्वर। भारत में कोविड-19 के 100% टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करने वाला शहर कौन सा है? तो भुवनेश्वर। फियर्सली फीमेल द द्युति चंद स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो वो हैं संदीप मिश्रा। कौन है? संदीप मिश्रा। फियर्सली फीमेल द द्युति चंद स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो संदीप मिश्रा। राही सरनोबत ने किस स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता? तो शूटिंग के लिए। राही सरनोबत ने किस स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त किया? शूटिंग। व्हाट्सएप पेमेंट्स इंडिया बिजनेस के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो मनीष महात्मे। व्हाट्सएप पेमेंट्स इंडिया बिजनेस के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो मनीष महात्मे। भारतीय थल सेना के मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो अम्पारा, श्रीलंका में। भारतीय थल सेना के मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो अम्पारा, श्रीलंका।
किस राज्य ने अगले 5 वर्षों में राज्य के मूलभूत शिक्षा को बदलने के लिए साल्ट कार्यक्रम शुरू किया? तो आंध्र प्रदेश। किस राज्य ने अगले 5 वर्षों में राज्य में मूलभूत शिक्षा को बदलने के लिए साल्ट कार्यक्रम शुरू किया? आंध्र प्रदेश। हाथी मिर्च के लिए किस राज्य को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है मणिपुर। हाथी मिर्च के लिए किस राज्य को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो मणिपुर। बिहार का प्रथम ट्रैफिक आईजी किसे बनाया गया है? तो एम आर नायक को। बिहार का प्रथम ट्रैफिक आईजी किसे बनाया गया है? एम आर नायक को। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2021 का विषय क्या है? भूख को समाप्त करें, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण प्राप्त करें और सतत कृषि को बढ़ावा दें। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2021 का विषय क्या है? भूख को समाप्त करें, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण प्राप्त करें और सतत कृषि को बढ़ावा दे। निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय जांच ब्यूरो का विशेष निदेशक नियुक्त किया है? तो परवीन सिन्हा ने। निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय जांच ब्यूरो का विशेष निदेशक नियुक्त किया गया है? परवीन सिन्हा। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 30 जून को। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 30 जून को। राज्य के प्रथम पक्षी महोत्सव का टैगलाइन क्या है? तो वो है पक्षी यदि संग है तो जीवन में रंग है। पक्षी यदि संग है तो जीवन में रंग है, ये राज्य के प्रथम पक्षी महोत्सव का थीम का टैगलाइन था। ठीक है। 126 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 126 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोरोना काल में चुनाव के लिए किस राज्य को चुनाव आयोग ने बेस्ट स्टेट कैटेगरी को पुरस्कृत किया है? तो बिहार। कोरोना काल में चुनाव के लिए किस राज्य को चुनाव आयोग ने बेस्ट स्टेट कैटेगरी का पुरस्कृत किया है? तो बिहार। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जल विद्युत बांध को पहली 2 इकाइयों बेहतेन बांध का संचालन शुरू हो गया है। बांध का निर्माण किस देश में किया जाएगा? तो चीन में किया जाएगा। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जल विद्युत बांध की पहली 2 इकाइयों बेहतेन बांध का संचालन शुरू हो गया है। बांध का निर्माण किस देश में किया गया है? तो चीन में। 2021 के फुकुओका ग्रैंड मास्टर किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है पल्लागुम्मी साईनाथ। 2021 के फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो पल्लागुम्मी साईनाथ। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 को यूएई और ओमान में आयोजित करने के लिए स्थानांतरित कर दिया गया है। पहले यह टूर्नामेंट किस देश में होना था? तो पहले यह भारत में होना था। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 को यूएई और ओमान में आयोजित करने के लिए स्थानांतरित कर दिया गया। पहले यह टूर्नामेंट किस देश में होना था? तो भारत में होना था। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस श्रेणी के बैंकों को लक्षित आउटसोर्सिंग के लिए दिशा निर्देश जारी किया है? तो सहकारी बैंक को। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस श्रेणी के बैंकों को लक्षित आउटसोर्सिंग के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो सहकारी बैंक। एशिया के सबसे लंबे स्पीड ट्रैक नट्रक्स का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया जाएगा? तो इंदौर में किया जाएगा। एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक नट्राक्स का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया जाएगा? तो इंदौर में। निम्नलिखित में से किस पूर्वी पड़ोसी देश के साथ भारत ने स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो म्यांमार। निम्नलिखित में से किस पूर्वी प्रदेश के साथ भारत ने स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? म्यांमार। वर्ष 2021 में मिथिला मधुबनी पेंटिंग को किस कलाकार को पद्म श्री से सम्मानित किया गया है? तो दुलारी देवी को। वर्ष 2021 में मिथिला मधुबनी पेंटिंग की किस कलाकार को पद्म श्री से सम्मानित किया गया है? तो दुलारी देवी। आर्थिक सर्वेक्षण छोड़ देंगे। भारत में के राष्ट्रपति किस राज्य में अंबेडकर स्मारक की आधारशिला रखी है? तो उत्तर प्रदेश में। भारत के राष्ट्रपति ने किस राज्य में अंबेडकर स्मारक की आधारशिला रखी? उत्तर प्रदेश।
भारत की प्रथम महिला क्रिकेटर कौन है जिन पे राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने 4 साल का डोपिंग प्रतिबंध लगाया है? तो अंशुला राव पे। भारत की प्रथम महिला क्रिकेटर कौन है जिन पर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने 4 साल का डोपिंग प्रतिबंध लगाया है? तो अंशुला राव ने। बजट वाला छोड़ दें। ITIU ग्लोबल सिक्योरिटी इंडेक्स 2020, ये भी हालांकि पुराना है, इसको भी छोड़ दें। ऐसे इसका आंसर जो लेना चाहते हैं वो ले लें, संयुक्त राज्य अमेरिका। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन हैं? तो वो हैं रेखा शर्मा। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा। इसरो द्वारा चंद्रयान-3 का प्रक्षेपण कब करने की योजना बनाई गई है? तो ये बनाई गई है 2022 में। इसरो द्वारा चंद्रयान-3 का प्रक्षेपण कब करने की योजना बनाई गई है? तो 2022 में। तो इस तरीके से 140 नंबर क्वेश्चन तक समाप्त हुआ दोस्तों। यहाँ से सारे मैथ के क्वेश्चन हैं, तो इन सारे मैथ के क्वेश्चन को आप लोग सब बनाएंगे और बनाकर मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भेजेंगे। तो और आप लोग को अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो अब आप लोग से मिलेंगे अगले 2 सेट के साथ, सेट नंबर 11 और 12 के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। आप लोग अपना स्वास्थ्य अच्छे से बना के रखें और अपना सम्मान इस तरह बना कर रखें। तो विदा लेते हैं आपसे।